हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विनय चौहान। टुडे आई एम स्टार्टिंग क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इस टॉपिक के बाद यदि आपको बैक टू बैक इसी चैप्टर के ऊपर और इसी के साथ में पूरी 11th क्लास की पूरी हिस्ट्री का आपको पूरे चैप्टर अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे पूरी 11th क्लास की सीरीज बैक टू बैक सारी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो जब समय शुरू हो चुका था तो उस पहली बार जब समय शुरू हुआ, उस समय के शुरुआत होने के साथ ही हमें पहली बार जो ह्यूमन था इसका एग्जिस्टेंस कब मिले थे? 5.6 मिलियन ईयर एगो। MYA ये टर्म आपकी बुक में दी हुई है, इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? मिलियन ईयर एगो। तो 5.6 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर हमने किसको देखा था? ह्यूमन को देखा था। ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हमें कब मिला था? 5.6 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये वही आदि मानव था जिसे ना रहना आता था, ना खाना आता था, ठीक है, ना कपड़े पहनना आता था, जिसके पास कोई घर नहीं हुआ करता था, जानवरों के साथ उठता बैठता था, उन्हीं की तरह खाता था, उन्हीं का शिकार कर लेता था। ठीक है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं था, ना उसको आग का ज्ञान था, ना पहिए का ज्ञान था। जब की बात कर रहे हैं हम, पहली बार पृथ्वी के ऊपर देखा गया था। लेकिन क्या होता है, समय का नियम है परिवर्तन। तो समय के साथ साथ क्या होता गया, मानव के अंदर परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे उसकी जरूरतें बढ़ती गई, उसकी आवश्यकता बढ़ती गई, उसने खुद को डेवलप करना चालू कर दिया था। उसकी सारी की सारी चीजें क्या होने लगी थी? बदलने लगी थी। उसका रंग रूप बदलने लगा, उसकी कद घाटी, उसकी हाइट बदलने लग चुकी थी। ठीक है, उसका माइंड जो था वो भी बदलने लग गया था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वो भी बदलने लगा था। तो ये क्या है, सारे के सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। ये एक दो दिन या फिर एक दो साल की प्रोसेस नहीं होती, इसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि पहले आदिमानव ने क्या करा था, एक पहिए की खोज की थी। तो पहिया रफ फॉर्म में होता था, जो कि क्या करता था, चलता था तो डगमगाता था। ठीक है, तो उसकी स्पीड जो होती थी वो भी काफी क्या होती थी, कम होती थी। लेकिन वही पहिया आज हम बुलेट ट्रेन के अंदर यूज कर रहे हैं, जो कि काफी सुपर फास्ट है। उसी का यूज हम एरोप्लेन में कर रहे हैं। तो पहिया वही है जो एक समय था बैलगाड़ी में लगता था, आज वही पहिया एरोप्लेन में लगता है। तो ये क्या है? इवोल्यूशन ऑफ व्हील। जैसे पहिए का भी क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ, ऐसे ही इंसानों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ह्यूमन इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन को भी क्या 4 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं हम। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी? पहला था एप, जो कि बंदरों की तरह दिखते थे। इनका मुंह बंदरों की तरह होता था, एक पीछे पूंछ होती थी, इनकी टेल होती थी। ठीक है, तो इनको क्या कहते थे? एप कहते थे। एप के बाद में सेकेंड कैटेगरी कौन थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये कब आए? एप के बाद जो आने वाले थे इनको क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन आए? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या था? इनकी जो स्केलेटन थी वो अपराइट थी, मतलब स्केलेटन स्ट्रेट हो चुकी थी। एप की बात करें, स्केलेटन क्या थी? झुकी हुई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, इसकी थोड़ी सीधी हुई। उसके बाद कौन आया? होमो इरेक्टस, जिसकी स्केलेटन क्या हो चुकी थी? सीधी हो चुकी थी। उसके बाद कौन आया था? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का जो हाइट थी इन तीनों की कंपेयर में क्या थी? ज्यादा थी। और साथ ही साथ देखें तो इसकी स्केलेटन भी क्या थी? बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो ये 4 कैटेगरी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए कि हम जो है मॉडर्न ह्यूमन किसकी प्रजाति के माने जाते हैं, तो हम कौन सी प्रजाति के हैं? होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये आदि मानव जो था वो खाना कैसे अरेंज करता था, क्या खाता था? ठीक है, तो खाने की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स होते थे। कौन कौन से? पहला तो होता था स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग क्या होता है? कोई बड़ा जानवर शिकार करता था, तो वो बड़ा जानवर जब शिकार करने के बाद जो भी उस जानवर को खा लेता था, और जो बच जाता था उस बचे हुए को कौन खा लेता था? आदि मानव खा लेता था। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता था? स्क्वेंजिंग कहा जाता था। ठीक है, सेकेंड टाइप में अगर देखें कि यदि किसी जानवर की नेचुरल डेथ हो जाती थी और उसी जानवर को आदि मानव खा लेता था, तो उसे भी क्या कहते थे? स्क्वेंजिंग ही कहते थे। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि मरे हुए जानवर का मांस खाना, इसे क्या कहा जाता है? स्क्वेंजिंग कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड था हंटिंग। इन्होंने हंटिंग करना चालू कर दिया था।
अब हंटिंग क्या करते हैं, जानवर तो ये जानवरों को मारते थे, उनका मांस खाते थे। अभी पकाना चालू करा नहीं था क्योंकि आग का आविष्कार अभी हुआ नहीं था, तो हंटिंग करना उन्होंने चालू कर दिया। फिर थे प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है जैसे कंद मूल है, ये सारे इकट्ठा करते थे और ये भी इनसे भी क्या करते थे, अपना जीवकोपार्जन करते थे, सर्वाइव इन्हीं के थ्रू वो करते थे। तो ये सारे हमने क्या देखे, इसके फूड देखे। स्टोन टूल्स, अब शिकार करना है तो शिकार के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए, तो तलवार भाला, इनका तो नॉलेज इन्हें था नहीं, लोहे का ही आविष्कार नहीं हुआ था तो तलवार कहां से बनेगी। तो क्या करते थे, ये स्टोन का यूज करते थे, स्टोन के टूल्स बनाते थे, उनको अलग अलग शेप्स देते थे, और शेप्स भी कैसे होते थे, नुकीले आकार के होते थे, जिससे जानवरों को आसानी से क्या कर सके, ये घायल कर सके। ठीक है, तो स्टोन टूल्स का यूज ये करते थे शिकार के लिए। आगे देखें कम्युनिकेशन, क्या इनकी भाषा हुआ करती थी, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे, इनकी कोई भाषा नहीं थी, ये सिर्फ इशारों का प्रयोग करते थे। इशारों का प्रयोग के साथ साथ ये अपनी फीलिंग जो है, जैसे आजकल जानवरों को हम देखते हैं ना, गाय है, भैंस है, उसके बाद में बंदर है, बकरी है, ये बोलते क्या है लेकिन हमें क्या समझ में आता है, समझ में हमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी आवाज जो करते हैं ये एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग की बन जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार पहले का आदि मानव था, उनके बीच में भी क्या होती थी, इससे अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी, तो ऐसे ये कम्युनिकेट करते थे। तो ये हमने इस पूरे चैप्टर का सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि इतनी सारी हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी बातें होती है, तो आखिर व्हाट इज द सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री, क्या सोर्स है, हम बिलीव कैसे कर लें कैसा हुआ था। जैसे इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि 5.6 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर देखा गया था, वो ऐसे कम्युनिकेट करता था, ऐसे खाता था, ऐसे रहता था, ठीक है, कैसे शिकार करता था, कौन कौन से टूल्स यूज करता था, ये बातें तो हमने इंट्रोडक्शन में देख ली। अब बात आती है बिलीव करने की, कैसे बिलीव करें हम, क्या सोर्स है हमारे पास में, तो आइए देखते हैं। वो पहला है फॉसिल। फॉसिल क्या होता है, जब भी कोई ओल्ड प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन मरने के बाद क्या होते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं, और जमीन में दबने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टोन में, और स्टोन से बड़ी रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहीं पर हजारों लाखों साल तक पड़े रहते हैं, जो कि क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने फॉसिल की। अब देखते हैं आपकी बुक में अंदर फॉसिल को एनालिसिस करने की दो प्रोसेस दी हुई है, एक है डायरेक्ट एनालिसिस, एक है इनडायरेक्ट एनालिसिस। डायरेक्ट एनालिसिस किसकी हेल्प से की जाती है, केमिकल का यूजेस करके हम फॉसिल्स की एज पता करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट एनालिसिस। इनडायरेक्ट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जब कोई फॉसिल्स होता है उसकी कवरिंग हो जाती है, काय से, स्टोन से, तो धीरे धीरे करके वो स्टोन्स की लेयर को निकाला जाता है। स्टोन्स की लेयर को निकालने के बाद में उन्हीं लेयर की स्टडी की जाती है, और उन्हीं लेयर की एज के बेसिस पर ही फॉसिल्स की एज डिसाइड की जाती है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो दोनों एनालिसिस की प्रोसेस हमने देख ली। अब बात करते हैं स्पेसीज की। स्पेसीज क्या होता है, स्पेसीज होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों का ऐसा समूह जो कि क्या करने में उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, संतान उत्पत्ति करने में वो एबल होना चाहिए, और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न की गई है वो संतान भी संतान उत्पत्ति करने के योग्य होनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया स्पेसीज। अब बात करते हैं ह्यूमन फॉसिल, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग। ये सभी क्या करते हैं, हमें हिस्ट्री को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। देखा जाए तो ह्यूमन फॉसिल, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग, इनका अपने आप में ही एक पूरा हिस्ट्री का पार्ट है। ह्यूमन फॉसिल के बारे में देखेंगे तो पूरी की पूरी एक बुक अगर पढ़ ले तो वो भी कम है, स्टोन टूल्स के बारे में कहीं किताब पढ़ ले वो भी कम है, और केव पेंटिंग, इनकी क्या होती है, अपने आप में एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या किस फॉर्म में देखना है, इनको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना है कि ये हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे हिस्ट्री के एक अपने आप में एक पूरे पार्ट होते हैं।
अब अगर हम बात करें कि इस केव पेंटिंग की, तो केव पेंटिंग क्या होता था, गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हुआ करती थी। जैसे भीमबेटका की बात कर ले, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे एमपी के अंदर, बाघ की गुफाएं, एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, ये ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, इनके अंदर केव्स के अंदर पेंटिंग्स बनी हुई होती थी। स्टोन टूल्स की अगर बात करें तो स्टोन्स को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग उनको शेप्स दिए जाते थे, ठीक है, नुकीले इस फॉर्म में बनाए जाते थे कि शिकार को आसानी से घायल कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा बनाई गई थी, अर्ली ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन विद्वान तो विद्वान होते हैं, उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, हम कैसे मान लें कि जो आदि मानव जिसको रहना नहीं आता, खाना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता, जानवरों की तरह रहता है, उन्हीं की तरह उठता बैठता है और उन्हीं को मार के खा जाता है, क्या वो केव्स के अंदर पेंटिंग बना सकता है? और क्या वही आदि मानव स्टोन्स के टूल बना सकता है? तो उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया था, ठीक है। जब जब भी ऐसी रिसर्च हुई तब तब उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पेंटिंग से, ये टूल से, ये मॉडर्न ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, अर्ली ह्यूमन के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। ऐसा कौन मान रहा था? सभी स्कॉलर्स मान रहे थे। सबसे पहले डिस्कवरी कब हुई थी? अबाउट 200 ईयर्स एगो जब स्टडी हुई, तो इसमें भी जो विद्वान थे, मोस्टली जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी क्या करा, वो रिलेक्टेंट थे, उन्होंने असंतुष्टि की भावना व्यक्त की। क्यों व्यक्त की? एक उनका बैकग्राउंड ये भी देखा जाता है कि उनका बिलीव किसके ऊपर था, उनका बिलीव था बाइबल के ऊपर। और बाइबल के भी कौन? ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब बाइबल का वसीयतनामा। क्या कहता है बाइबल का वसीयतनामा? कि पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो किसकी उत्पत्ति है? एडम और ईव की संतानें हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया किसके द्वारा बनाई गई है? क्रिएशन बाय गॉड, गॉड के द्वारा सारी की सारी दुनिया बनाई गई है। इसी कारण से वो इनके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये प्रोसेस चल ही रही थी, इनका बीच में मतभेद हो ही रहा था। और इन 1856 निएंडर वैली कहाँ? जर्मनी के पास में एक सिटी है, वहां की बात हो रही है, निएंडर वैली। यहाँ पर क्वायरिंग ऑफ लाइमस्टोन की क्या हो रही थी? खुदाई हो रही थी। तो इसी खुदाई के दौरान वहां के वर्कर्स को क्या मिला? एक स्कल मिला। स्कल्स के साथ में उसके फ्रैगमेंट भी मिले। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये फ्रैगमेंट हमारे क्या काम का, स्कल हमारे क्या काम का। तो उन्होंने क्या करा, वो स्कल और उसके फ्रैगमेंट किसे दे दिए? वहां का एक स्कूल टीचर था, जो कि नेशनल हिस्ट्री का टीचर था, जिसका नाम था कार्ल फ्यूरट को जब उन्होंने वो दिया, तो कार्ल फ्यूरट ने उसकी जब स्टडी की स्कल की, तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्कल है वो मॉडर्न ह्यूमन को बिलोंग नहीं करता है। जब उन्हें ये पता लगा तो उन्होंने क्या करा, उसका एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक स्ट्रक्चर बनाया और ओरिजिनल स्कल था वो तो अपने पास रख लिया, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्ट्रक्चर बनाया था उसे किसके पास पहुंचा दिया? बॉन यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। अब एनाटॉमी क्या होता है? जो बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, शरीर की संरचना के बारे में जो अध्ययन करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? एनाटॉमी का प्रोफेसर का, एनाटॉमी का उस ब्रांच को कहा जाता है, ठीक है। और एनाटॉमी के प्रोफेसर को पूछा दिया। अब वो एनाटॉमी के प्रोफेसर कौन थे? उनका नाम था हरमन सौफ हुसैन था। जब हरमन सौफ हुसैन ने जब भी उस कंकाल को देखा तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो कंकाल है ये वाकई मॉडर्न ह्यूमन को बिलोंग नहीं करता है, और ये कंकाल जिस भी मानव का है, जिस आदि मानव का है, उसका अस्तित्व भी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब दोनों की रिसर्च मैच हो गई तो दोनों ने क्या करा, मिलके एक जॉइंट पेपर पब्लिश कर दिया। और जब जॉइंट पेपर पब्लिश करा तो फिर से विद्वानों ने मानने से मना कर दिया, बोले हम तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था उनके बीच में। और फिर से एक और 24 नवंबर 1859 को क्या होता है, चार्ल्स डार्विन की एक बुक थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक के अंदर ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, ये पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया था। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई थी कि एक ही दिन में करीबन इसकी जिस दिन पब्लिश हुई उसी दिन 1250 कॉपी इसकी क्या हो चुकी थी, बिक चुकी थी, ठीक है। और साथ ही साथ डार्विन ने इस बुक में यह भी बताया था कि जो ह्यूमन है, इसकी जो उत्पत्ति, इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, जानवरों के द्वारा ही हुई है। मतलब हम जो आए हैं वो कैसे हुए, जानवर के अंदर ही धीरे धीरे सुधार होता गया, वो जानवर से ही फिर क्या बने हैं, इंसान बने हैं। ऐसा किन्होंने बताया था, डार्विन ने अपनी बुक में बताया था।
और उसी के बाद में फिर क्या हुआ था, लोगों ने इसके अंदर बिलीव करना चालू कर दिया था। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मतलब जो आज का ह्यूमन बीइंग है इसके जो पूर्वज जो थे इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनका जो सिस्टमेटिक जो क्रम था वो क्रम किस फॉर्म में था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसको 4 टाइप्स में हमने बांटा था। वो 4 टाइप्स कौन कौन से थे आइए देखते हैं। पहला था एप कौन था, ये वानर था जिसके पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, जो 4 पैर से चलता था, ठीक है, जिसमें अकल बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसका मस्तिष्क क्या होता था, छोटा सा होता था, दांत बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है, जिसे ही हमने क्या कहा है, एप कहा है। एप के बाद फिर कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जब मानव ने क्या करा, अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना चालू किया तो उसका मस्तिष्क की साइज बढ़ना थोड़ी चालू हो चुकी थी। इसी फॉर्म को हमने क्या बोला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देख रहे हो आप, ये आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ डायग्राम। इसका माइंड छोटा था, इसका माइंड थोड़ा बढ़ चुका है, दांत क्या हो चुके हैं, थोड़े अंदर हो चुके हैं, और अपने माइंड का यूज करना ज्यादा चालू किया तो फिर कौन बन गया, होमो इरेक्टस बन गया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी जो स्केलेटन थी वो क्या थी, बैंड थी, इसकी स्केलेटन क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी, ठीक है। और इसी के साथ में इसका जो रूप है, मतलब ये थोड़ा किसकी तरह मिलता जुलता था, हमारी तरह मिलता जुलता था, जिसे क्या बोला है, होमो इरेक्टस कहा गया है, जिसका माइंड बढ़ चुका था किसकी कंपेयर में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कंपेयर में, और दांत जो थे वो अंदर आ चुके थे। और उसके बाद आया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस और होमो इरेक्टस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी हुआ करती थी, होमोसेपियंस की हाइट ज्यादा थी, और साथ में देखें स्केलेटन बिल्कुल अपराइट थी, सीधी हुआ करती थी। माइंड इन तीनों की कंपेयर में ज्यादा हो चुका था, किसका, होमोसेपियंस का। इसीलिए होमोसेपियंस को ज्ञानी पुरुष भी कहा जाता है। और हम जो आज के वर्तमान जो मानव है, आज का जो ह्यूमन बीइंग है, वो किसकी स्पेसीज मानी जाती है, होमोसेपियंस की स्पेसीज मानी जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमन का, उसका एक टाइम पीरियड था पर्टिकुलर। वो टाइम पीरियड क्या था, 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो तक के बीच का जो टाइम था, उसी टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था। अब इस इवोल्यूशन के अंदर ही क्या होता है, हमको एशिया और अफ्रीका के अंदर एक कैटेगरी मिलती है जिसका नाम था प्राइमेट्स। ये प्राइमेट्स का उद्भव कहाँ हुआ था, एशिया और अफ्रीका के अंदर हुआ था, ठीक है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर व्हाट इज अ प्राइमेट, क्या होता है प्राइमेट। तो आइए देखते हैं। प्राइमेट को समझने से पहले हम क्या देखते हैं कि आखिर जो प्राइमेट था वो किसकी कैटेगरी की थी, वो एक मैमल्स की कैटेगरी थी, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं, उन्हीं का एक सब पार्ट था। वो क्या था, जिसको हमने नाम दिया है प्राइमेट्स। और देखें इसकी विशेषता क्या क्या हुआ करती थी, तो सब ग्रुप ऑफ मैमल्स होता था। दूसरा, इसके अंदर किन किन को ले सकते हैं हम, एक तो मंकी था, एप था, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब किसके अंदर आते थे, प्राइमेट्स के अंदर आते थे। इनके शरीर के ऊपर क्या हुआ करते थे, बाल होते थे। आप बंदर को देख सकते हो, वानर को देख सकते हो, सबके शरीर के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं। इंसानों के शरीर के ऊपर भी क्या होते हैं, बाल होते हैं, किसी के शरीर पर ज्यादा तो किसी के शरीर पर कम। तो हम भी क्या है, प्राइमेट्स की कैटेगरी होते हैं। उसके बाद देखें तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, मतलब जो इनका, जब कोई भी मादा होती है, तो जैसे हमें महिला जो होती है, महिला के जब भी गर्भ धारण करती है तो उनका जो शिशु होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक उसको गर्भ के अंदर धारण करके रखते हैं। तो ये प्राइमेट्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो भी जीव अपने बच्चे को जन्म से पहले अपने शिशु को गर्भ में धारण करके रखता है, जिनका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, लॉन्ग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राइमेट्स कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड भी होती है इनके अंदर, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको फीडिंग करवाने के लिए क्या होती है, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। और साथ में देखें तो इनके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, दांत भी होते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की प्राइमेट्स के बारे में। देखते हैं अबाउट 24 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, प्राइमेट्स के अंदर से एक सब ग्रुप निकला था जिसका क्या नाम था, होमिनॉइड। होमिनॉइड का एग्जाम्पल हम देखें तो जो एप है, एप किसकी कैटेगरी के अंदर आएगा, होमिनॉइड के कैटेगरी के अंदर ही आएगा। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज होमिनॉइड। तो आइए देखते हैं आखिर होमिनॉइड क्या होता है। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो डिफरेंट फ्रॉम मंकी इन मैनी वे। होमिनॉइड को हम, होमिनॉइड की कैटेगरी के अंदर हम मंकी को नहीं रख सकते हैं। ये मंकी से क्या होता है, अलग होता है। क्यों अलग होता है,
लार्जर बॉडी, इसके जो होमिनॉइड होता है इसकी बॉडी क्या होती है, लार्जर होती है। डू नॉट हैव अ टेल, इनकी पूंछ नहीं होती है। और इनका जो इन्फेंट डेवलपमेंट होता है, जो इनका शिशु होता है, उसका विकास होने में क्या होता है, समय लगता है। तो ये सारी की सारी विशेषता किनकी होती है, होमिनॉइड की विशेषता होती है। अब आगे चल के क्या होता है, 5.6 मिलियन ईयर एगो वी फाइंड होमिनिड्स। अभी हम बात करते हैं होमिनॉइड की, अब क्या आ गया, होमिनिड्स। अब ये होमिनिड्स क्या है, होमिनिड्स होमिनॉइड का ही डेवलप्ड रूप है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो होमिनिड है ये इवॉल्व फ्रॉम होमिनॉइड, होमिनॉइड से ही कौन बना है, होमिनिड्स बना है। ठीक है, दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। ये ऊपर था होमिनॉइड और ये क्या है, होमिनॉइड। अब एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो आइए जानते हैं कि दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। ये है होमिनिड। होमिनिड का क्या होता है, लार्जर ब्रेन होता है। पहले कौन आया, होमिनॉइड आए, फिर बाद में होमिनिड आए। तो पहले हम इनकी बात करते हैं। होमिनॉइड का स्मॉलर ब्रेन था, जिस हमने उधर भी पहले बात करी। जो पहले आए थे उनका ब्रेन क्या था, छोटा था। जो बाद में उनका ब्रेन क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड का यूज करना ज्यादा चालू कर दिया था। उसी फॉर्म में आप भी देखें तो होमिनॉइड का स्मॉलर ब्रेन था, ये बाद में आया, इसलिए इनका ब्रेन क्या हो गया था, बढ़ चुका था। क्वाड्रेंट देखा था हमने, एप जो था वो क्या था, 4 पैरों पर चलता था, लेकिन ये भी 4 पैरों पर, लेकिन यहां पर आते आते क्या हो चुके थे, होमो इरेक्टस 2 पैरों पर चलने लग गए थे। ठीक है, तो उसी फॉर्म में यहाँ पर ये तो होमिनॉइड थे, ये कैसे चलते थे, 4 पैरों पर चलते थे। बॉडी इनकी क्या होती थी, फ्लेक्सिबल होती थी, ताकि इनको 4 पैरों में चलने में क्या हो रहे आसानी रहे। और यहाँ पर अगर देखें होमिनिड्स की, तो ये बायपेडल होते थे, अपने हाथों को इन्होंने क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। 2 पांवों के ऊपर चलते थे। स्केलेटन के क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था होमो इरेक्टस की स्केलेटन क्या हो चुकी थी, स्ट्रेट हो चुकी थी, अपराइट हो चुकी थी। इधर देखें नॉट गुड हैंड ग्रिप। अब ये 4 पैरों के ऊपर चलते थे तो हाथों का यूज तो कर ही नहीं पाएंगे, तो हाथों का यूज ही नहीं करेंगे तो ग्रिप क्या अच्छी होगी, इनकी नहीं हुआ करती थी इनकी अच्छी ग्रिप। और जब इन्होंने क्या करा, अपने हाथों को फ्री करा, जब ये अपराइट सीधे चलने लग चुके थे और बायपेडल अपने दोनों पांवों का यूज करते थे, तो हाथ तो फ्री हो गए। जब हाथ इनके फ्री हो गए तो इन्होंने हाथों को अलग अलग जगह यूज करना चालू करा, जैसे कि अपने बच्चों को पकड़ने के लिए, सामान उठाने के लिए, ठेला गाड़ी धकाने के लिए। ठेला गाड़ी मतलब जो इन्होंने जो बनाई थी गाड़ी वगैरह, उनको धकाने के लिए इन्होंने क्या करा था, अपने हाथों का यूज करना चालू करा, शिकार करने के लिए। तो ये अलग अलग फॉर्म के अंदर क्या हुआ, इनका डेवलपमेंट होता गया। टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ होमिनिड, आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई थी होमिनिड्स की, तो इनकी उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है। अभी अफ्रीका ही क्यों माना हमने, क्योंकि हमारी बुक के अंदर में 2 एविडेंस इसके मिले हैं। क्या बताया बुक के अंदर इसके 2 एविडेंस। फर्स्ट ये बताया है कि ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स, जो अफ्रीका के अंदर जो वानरों का जो समूह था वो क्लोजली रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, होमिनिड से, मतलब उनसे मिलता जुलता है वहाँ के वानरों का ग्रुप, किससे, होमिनिड से। इसीलिए हमने क्या माना है कि जो होमिनिड है वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, अफ्रीका से हुई है। ये फर्स्ट एविडेंस था। सेकंड एविडेंस क्या था कि जो फर्स्ट सबसे पहले जो होमिनिड मिले थे उसके जो फॉसिल मिले थे, हमें कहाँ से मिले थे, ईस्ट अफ्रीका से मिले थे। और वो जो होमिनिड थे उनका नाम क्या था, जीनस ऑस्ट्रोपिथेकस था, जो कि कितने साल पुराने थे, 5.6 मिलियन ईयर एगो थे। ठीक है, और जो बाकी दूसरी जगह से जो फॉसिल मिले हैं वो कितने साल पुराने थे, 1.6 मिलियन ईयर एगो। तो हमें किनकी बात करनी थी, 5.6 मिलियन ईयर एगो। इसीलिए ये दोनों एविडेंस क्या थे, बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिए गए थे। इसीलिए इन्होंने मान लिया कि होमिनिड जो है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अफ्रीका से हुई थी। अब देखें कि आखिर होमिनिड जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये होमिनिडाई फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग, सभी ह्यूमन बींग्स को इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड्स। आखिर क्या विशेषता थी होमिनिड्स के अंदर, इसकी मेनली विशेषता थी लार्जर ब्रेन साइज। जैसे जैसे होमिनिड्स ने क्या करा, सोचना चालू किया, इसकी थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज होने लगी, तो इसके माइंड का साइज भी क्या हो चुका था, बढ़ने लगा था। इसलिए इसका जो ब्रेन साइज था वो लार्ज हो चुका था। आगे देखें तो अपराइट, इसने इसकी स्केलेटन जो थी वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी। इसने सीधा चलना चालू कर दिया था, और जब सीधा चलना चालू किया तो ये काई के ऊपर चलता था, अपने 2 पैरों के ऊपर चलता, जिसे बाय पेडल लोकोमोशन कहते थे।
जब इसने दो पैरों के ऊपर चलना चालू किया तो इसके जो हाथ थे वो दोनों फ्री हो चुके थे, तो अपने हाथों का यूज़ ये अलग अलग जगह पर करना चालू इसने कर दिया था। जैसे अपने बच्चों को पकड़ना, उसके बाद में उनको उठाना, उनका ध्यान रखना, पत्थरों के औजार बनाना, हाथों से शिकार करना, किसी भी चीज़ को पकड़ना, ये सारी के सारे यूजेस इसने क्या करा था, हाथों से चालू कर दिए थे। मतलब देखा जाए तो एक स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड, मतलब स्पेशलिटी उसके अंदर आ चुकी थी, इसके हाथों के अंदर उसकी जो ग्रिप थी वो भी क्या हो चुकी थी, कैपेबल हो चुकी थी। पहले इतनी नहीं हुआ करती, धीरे धीरे करके इसके अंदर क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आ चुका था। अब आगे देखें तो होमिनिड्स जो है इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक तो ऑस्ट्रोपिथेकस और एक हेमो। ये दोनों क्या है, इसके जीनस, इसके आगे वंशज है, किसके, होमिनिड्स के। अब ऑस्ट्रोपिथेकस की अगर बात करें तो इसका क्या जो ब्रेन था वो छोटा था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रोपिथेकस का जो ब्रेन है ये छोटा है होमो के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रोपिथेकस पहले आया था और होमो जो था वो बाद में आया था। मतलब पहले जो आया था वो सोचता कम था, इसीलिए इसकी जो साइज थी ब्रेन की क्या रहेगी, वो छोटी रहेगी। जबड़ा इसका बड़ा रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा इसका, आगे हम देखें तो इसके जो लार्जर टीथ, तो देख रहे हैं लार्जर टीथ। उसके बाद में जो बाद में आया उसका क्या रहेगा, लार्जर ब्रेन, ज़्यादा सोचेगा जो बाद में आया वो। तो थिंकिंग अगर ज़्यादा होगी तो ब्रेन का साइज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लाइटर जो जबड़ा अंदर चला जाएगा, जबड़े का साइज जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं दोनों की कंपेयर में, इसका बड़ा जबड़ा, इसका क्या है यहाँ पर छोटा हो चुका, स्मॉलर टीथ, दांत अंदर जा चुके हैं। तो ये क्या थे, ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो के अंदर मेजर डिफरेंस हम देख सकते हैं। ये मेन इसके डिफरेंसेस को तीन पार्ट हमने मेनली देखा, इन्हीं के बेसिस पर हमने इनको अलग अलग भागों में बांट। आज हम शुरू करने वाले हैं कि आखिर जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है, होमो सेपियंस नाम है, होमो इरेक्टस नाम है, इतने टफ टर्मिनोलॉजी क्यों बनाई गई? क्या इनके नाम सिंपल नहीं रख सकते थे, रामलाल, मोहन सिंह, इसी प्रकार भी तो रख सकते थे, ताकि हम इजीली क्या कर सकते थे, इनको याद कर सकते थे। तो इतने कठिन बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? तो इसके पीछे कारण क्या होता है, क्या क्या चीज मैटर करती है? पहले चीज अगर देखें तो जहां से ये मिले हैं प्लेस मैटर करता है। प्लेस के साथ साथ अगर देखें तो वो कौन सी स्पेसीज है ये भी मैटर करती है। तो क्या होता है, जब कोई फॉसिल अगर मिलता है, जिस भी प्लेस से अगर मिल रहा है, तो उस प्लेस का साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है। कौन सा नेम यूज कर रहे हैं वो? साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं। अब साइंटिफिक नेम ही क्यों यूज करा? क्योंकि भैया नेम देने वाले कौन है, साइंटिस्ट ही हैं। जनरली जो लोकल मैन होते हैं, आम आदमी थोड़ी ना है। अगर आम आदमी अगर इसका नाम देते, इसका जो नेम डिराइव्ड अगर करते, तो आम आदमी की तरह नाम होता, रामलाल, मोहनलाल जैसे नाम होते। लेकिन जो नाम देने वाले कौन है, साइंटिस्ट है। इसी कारण से उस प्लेस का क्या नाम यूज कर रहे हैं, वो साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्पेसिस का भी कौन सा नेम यूज करेंगे, साइंटिफिक नेम यूज करेंगे। इसी कारण से क्या होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ी टफ बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ है हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये देखने से पहले हम एक बार वो बता दूं कि कोई भी अगर नामकरण किया जाता है, कोई भी नाम डिराइव्ड किया जाता है, तो मेनली दो वर्ड्स के अंदर किया जाता है। एक तो लैटिन और ग्रीक वर्ड के अंदर क्या होता है, किसी भी स्पेसिस का नाम डिराइव्ड किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेल जो है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, सदन। उसी प्रकार पिथेकस अगर देखें तो ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, एप। मतलब इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो क्या हो गया, दक्षिण में रहने वाले वानरों को ही क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, जो फॉसिल्स मिले थे उन्हीं को ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम क्यों दिया, उन्हें वानर से कनेक्ट क्यों करा? कुछ तो कारण रहा होगा ना, कि आखिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया, वानरों से क्यों कनेक्ट करा, जो फॉसिल्स जो मिले थे। तो इसके पीछे के कुछ रीजन है, आइए देखते हैं वो क्या थे रीजन। जैसे कि देखा हमने कि इनके कई सारे फीचर्स जो थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इसके कई सारे जो फीचर्स थे किससे मैच खाते थे, एप से मैच खाते थे। दोनों के क्या थे, थोड़े सिमिलर थे। क्या सिमिलर थे? जैसे कि स्मॉलर ब्रेन एज कंपेयर टू होमो। हमें पता है कि पहले कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये पहले आया था, और होमो जो है ये बाद में आया था। तो जो पहले आया था वो अपने माइंड का यूज कम करता था, इसी कारण से इसका जो माइंड था वो क्या था,
छोटा हुआ करता था। होमो जो था अपने माइंड का यूज ज्यादा करता था, इसलिए इनका माइंड का जो साइज था वो इंक्रीज हो चुका था, बढ़ चुका था। इसीलिए स्मॉलर ब्रेन एज कंपेयर टू होमो, होमो का साइज बड़ा था, ऑस्ट्रोपिथेकस का साइज क्या था, छोटा था। जैसा कि एप का होता था, जो वानर था उसका भी मस्तिष्क क्या होता था, छोटा होता था। आगे देखें तो लार्जर बैक टीथ, इनका जबड़ा जो होता था ऑस्ट्रोपिथेकस का बड़ा होता था। बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है, इनके दांत जो होते थे बाहर की ओर निकले होते थे, जिस प्रकार एप के होते थे। इसी कारण से इनको क्या कहा गया था, ऑस्ट्रोपिथेकस कहा गया था। और देखें तो अपराइट वॉकिंग रिस्ट्रिक्शन, जैसे एप अपने देखा था ना, दो पैर पे चलते थे, दो पैर के साथ अपने हाथों का भी यूज वो चलने के लिए करते थे और वो सही से खड़े नहीं हो पाते थे। उसी प्रकार ऑस्ट्रोपिथेकस भी था, वो भी खड़ा नहीं हो पाता था। तो ये भी दोनों के फीचर्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अपने हाथों का ये यूज करते नहीं थे क्योंकि सीधे हो नहीं पाते थे, चारों पैरों की मदद से चलते थे। लिमिटेड डेक्स्ट्रिटी ऑफ हैंड, जब चार पैरों से चलेंगे, अपने हाथों का यूज चलने के लिए करेंगे, तो हाथों के अंदर ग्रिप वगैरह इनकी नहीं होती थी, हाथों का यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, उसकी जो निपुणता है उसके बारे में इन्हें पता नहीं था। स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन ट्री, और क्या करते थे, अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑस्ट्रोपिथेकस कहाँ बिताता था, पेड़ों के ऊपर बिताता था। तो ये सारी की सारी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किससे सिमिलर थी, एप से सिमिलर थी। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओलिवर जॉर्ज। आखिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, तो कब की गई थी, 17 जुलाई 1959 को ऑस्ट्रेलोपिथेकस को डिस्कवर किया गया था। किसने किया था इसको फर्स्टली डिस्कवर, जर्मन बटरफ्लाई साइंटिस्ट जो था, इसके द्वारा इसको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया गया था। अब आगे हम देखें तो इसके डिस्कवरी के बारे में आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ, उस बॉक्स के अंदर एक पूरा इंसिडेंट, एक कहानी टाइप दी हुई है। क्या बताया गया था इस कहानी के अंदर, इस कहानी में मैरी और लोइस लिकी दोनों कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये तकरीबन 40 सालों से क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इसी फॉसिल के ऊपर, इसी की क्या कर रहे थे, इसकी वो खोज कर रहे थे। और एटलीस्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो लुइस था वो सपना देख रहा था, वो सो रहा था, और उसी के बाद में मैरी घूमने जाती है, और घूमने जब वो जाती है तो वहाँ पर उसे कौन मिलता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक पूरा स्कल मिलता है। तो वहाँ से वो चिल्लाती है कि हमें जो मिल गया, हम जिसे हम लास्ट 23 ईयर से ढूंढ रहे थे। तो कुछ इस तरह वो कहानी दी हुई है। तो किसने ढूंढा था, उसे मैरी ने ढूंढा था, लेकिन फर्स्टली डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, जर्मन बटरफ्लाई साइंटिस्ट के द्वारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस को डिस्कवर किया गया था। अब आगे देखें कि अर्ली ह्यूमन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज। जो अर्ली ह्यूमन था ऑब्वियसली वो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिवाइडेड था, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है कि क्या क्या स्पीसीज हुआ करती थी। एप था, एप के बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उसके बाद होमो इरेक्टस था, फिर होमो सेपियंस था। तो ये क्या है, ह्यूमंस की अलग अलग स्पीसीज के अंदर उनको डिवाइड किया गया था। तो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया था, उनके स्कल के ऊपर। ठीक है, स्कल की साइज पहले क्या थी, ज़्यादा बड़ी थी, फिर धीरे धीरे करके वो छोटी होती गई। उनके टीथ के ऊपर पहले ज़्यादा हैवियर टीथ होते थे, लार्जर टीथ होते थे, बाद में वो भी क्या होते गए, हल्के होते गए। उनका जो जो था वो भी क्या होता गया, पहला हैवियर था, बाद में लाइटर होता गया। ठीक है, ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन पहले क्या था, छोटा था, लेकिन बाद में उसकी साइज क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। तो ये क्या है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया था, पहले का जो ह्यूमन था उसको क्लासिफाइड किया था, उसके स्पेसीज को। अब हमारे आगे बढ़े तो ये जो कैरेक्टर आए थे ये कहाँ से आए थे, तो दिस कैरेक्टर इवॉल्व पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कहाँ से आए थे ये, एक पूरा बुक, आपकी बुक के अंदर एक चार्ट बना हुआ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, उसे मैं समराइज कर देता हूँ कि आखिर होता क्या है ये। तो बेसिकली क्या होता था, पहले का जो ह्यूमन था वो अपने माइंड का यूज कम करता था। तो जब माइंड का यूज कम करता था तो उसका माइंड क्या था, छोटा था। जब माइंड का यूज ज्यादा करना चालू किया तो माइंड की साइज भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जब माइंड की साइज बढ़ी तो उसने अपने माइंड का यूज करना और ज्यादा चालू किया, अपनी रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ने लगी। तो जब रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट की बात आई तो उसने क्या करा, अपने दोनों पाँव के ऊपर उसने चलना चालू करा। उसके हाथ जो थे वो फ्री हो चुके थे, और जब हाथ फ्री हो गए तो उन्हीं हाथों का यूज वो अलग अलग जगह पर करना लगा था। जैसे कि उन्हीं हाथों से हथियार बनाने लगा, उन्हीं से शिकार करने लगा, उन्हीं से खाना
पकाने भी लगा था, उन्हीं से अपने बच्चों को वो उठाने लगा, उन्हीं पकड़ने लगा। तो ये क्या हो रहा है कि हाथों को जब फ्री करा तो उन्हें एक नई जगह पर उसने लगाना चालू कर दिया, तो एक पॉजिटिव फीडबैक उसे मिलता गया। जब वो 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलता था तो उसकी एनर्जी का जो कंजप्शन था वो भी क्या हो चुका था, कम हो चुका था। ठीक है, जब उसने सीधा चलना चालू किया तो उसके साथ साथ क्या हो चुकी थी, उसकी हाइट जो थी वो भी इंक्रीज होने लगी थी। उसी के साथ में उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो पहले के मुकाबले अब किससे हो रहा था, एक मॉडर्न ह्यूमन से मिलता जुलता हो रहा था। उसी के साथ में अगर देखें तो उसके जो शरीर के ऊपर जो बाल थे वो भी अब कम होने लगे थे। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये देख सकते हैं हम कि उसको जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से क्या हो रहा था, सुधर रहा था। मतलब वो जानवरों से अब क्या बन रहा था, इंसान बन रहा था। तो यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्या हुआ था, अराउंड 2.5 मिलियन ईयर एगो ऑनसेट ऑफ अ फेज ऑफ ग्लेशिएशन, मतलब 2.5 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, जब ग्लेशिएशन हुआ तो अर्थ पूरी तरह से कवर्ड हो चुकी थी स्नो से। जब स्नो से कवर्ड हुई तो क्या हुआ था, इसके अंदर काफी ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि पहले बर्फ नहीं हुआ करती थी, अब बर्फ आ गई, तो जो क्लाइमेट था वो भी क्या हो चुका था, अब ठंडा हो चुका था। पहले गर्म था, अब ठंडा हुआ। तो ठंडा होने के कारण क्या हुआ, वहां की जो वेजिटेशन थी वो भी क्या हो चुकी थी, अब खत्म हो चुकी थी। तो सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिला क्लाइमेट और वेजिटेशन के अंदर। उसी के बाद अगर देखें तो रिडक्शन इन टेम्परेचर, जब स्नो आई तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, इवोपरेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इवोपरेशन जब कम होगा तो बारिश भी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर और बारिश दोनों के दोनों क्या हो गई, कम हो गई। तब ये दोनों चीज कम हुई तो जो बड़ी बड़ी जो ट्रीज हुआ करते थे वो भी क्या हो चुके थे, अब उनका अस्तित्व भी अब खत्म हो चुका था। और उन्हीं की जगह पर क्या आ चुके थे, अब ग्रासलैंड आर एक्सपांडेड, मतलब जो ग्रासलैंड थी, जो घास के मैदान थे, वही देखने को अब हमें मिल रहे थे। और हम जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो कहाँ पर रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था। तो भैया पेड़ अब बचे नहीं हैं तो वो सर्वाइव कहाँ करेगा। तो इसी कारण से ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो एक नई स्पेसीज के अंदर रिप्लेस्ड हो गया। और वो नई स्पेसीज का नाम क्या था, जेनस होमो। और ये जेनस होमो जो थी ये क्या थी, ये ड्रायर क्लाइमेट के अंदर भी सरवाइव कर सकती थी इजीली। इसको ना तो ज्यादा बारिश की जरूरत थी, ना ही बड़े बड़े ट्रीज की जरूरत थी। ठीक है, और देखा जाता है कि नेचर जो होती है वो समय समय पर अपने अंदर बड़े बड़े चेंजेस करती है। और जो स्पेसीज समय के साथ खुद में परिवर्तन लाते हैं वही स्पेसीज नेचर के साथ टिक पाएगी, वरना उसका अस्तित्व क्या करेगा, नेचर खत्म कर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज होमो, आखिर होमो होता क्या है। तो होमो जो था एक लैटिन वर्ड था और होमो का जो मतलब था वो क्या होता है, मैन और वुमन दोनों को क्या कहते थे, होमो कहते थे। और एक ये लैटिन वर्ड के अंदर मैन और वुमन इसे कहा जाता था। अब टाइप कितने होते हैं होमो के, मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा है, होमो हेबिलियस। होमो हेबिलियस किसे कहा जाता था, जो टूल्स मेकर हुआ करता था, जो हथियार बनाता था। हमने देखा था ना, जो पत्थरों के हथियार बनाना चालू करा था, जिसने अलग अलग उनको शेप देता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था, होमो हेबिलियस कहा जाता था। और होमो इरेक्टस, जब हमने 4 कैटेगरी देखी थी, 4 स्पेसीज देखी थी ह्यूमन की, पहली एप थी, उसके बाद में कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, फिर आया था होमो इरेक्टस। जो 3rd नंबर पे होमो इरेक्टस था, जो अपराइट था। इसे अपराइट क्यों कहा गया था, क्योंकि इसकी स्केलेटन जो थी वो क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी, इसने सीधा चलना चालू कर दिया था, इसलिए होमो इरेक्टस अपराइट मैन को कहा जाता था। अब आया था होमो सेपियंस, जो आज का मानव जिस प्रजाति का है उसे होमो सेपियंस कहा जाता था। इसे थिंकिंग मैन या ज्ञानी पुरुष भी कहा जाता था, क्योंकि इसका दिमाग जो था काफी ज्यादा चलता था पहले की स्पेसीज के कंपेयर। आगे देखें तो इन सम इंस्टेंस द नेम ऑफ फॉसिल्स आर डिराइव्ड, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो फॉसिल्स होते हैं इनका जो नाम डिराइव्ड किया जाता है, ये किस बेसिस पर किया जाता है, प्लेसेस के बेसिस पर डिराइव्ड किया जाता है। जो भी फॉसिल जिस प्लेस से हमें मिलता है उसी प्लेस के बेसिस पर ही उसका जो नाम होता है वो डिराइव्ड किया जाता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे हाइडेलबर्ग, हाइडेलबर्ग कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है। तो हाइडेलबर्ग के अंदर से जो फॉसिल्स हमें मिला है उसको हमने क्या नाम दिया है, होमो हाइडेलबर्जेंसिस।
ठीक है, जो कि हमें मोस्टली कहाँ कहाँ पर मिलता है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के एरिया के अंदर होमो हाइडेलबर्गेंसिस नाम की जो स्पेसीज है वहां पर हुआ करती थी। उसके बाद देखें तो निएंडर वैली देखा था ना हमने, जो कि वहां पर लाइमस्टोन की खुदाई हो रही थी, स्कल मिला था, वही है निएंडर वैली जर्मनी। कहां पर आती है, जर्मनी के अंदर। यहाँ पे जो फॉसिल्स मिला है उसे क्या नाम दिया है, होमो निएंडरथैलेंसिस। ये भी एक स्पेसीज है। ये दोनों जो स्पेसीज होती है ये किसे बिलोंग करती है, होमोसेपियंस, मतलब जो थिंकिंग मैन था, जो ज्यादा सोचता था, जो हमारी प्रजाति का था, उन्हें बिलोंग करती है ये दोनों स्पेसीज। अब ये होमो निएंडरथैलिस कहां पर पाए जाते थे, यूरोप और सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया के अंदर पाए जाते थे। उसके बाद में इसका जो टाइम पीरियड जो था वो लास्ट में इनको कब देखा गया था, 35,000 ईयर एगो इन्हें लास्ट में देखा गया था। उसके बाद ये डिसअपियर्ड हो गए थे। और हमें ये भी पता है, अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो की, तो होमो जो थे इनका जो ब्रेन का साइज था वो बड़ा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपेयर में। इनके दांत छोटे थे, होमो के दांत छोटे हुआ करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपेयर में। इनका जबड़ा छोटा था होमो का किसी कंपेयर में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपेयर में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने इसका डेवलपमेंट देख लिया है। तो पार्ट में बात करने वाले मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मतलब किसकी, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, क्या था हमारा ओरिजिन, जो आजकल का जो मानव है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे हुई थी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में जो स्कॉलर्स है वो क्या कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इसकी थ्योरी दी तो शुरुआत से ही इनके बीच में क्या होने लग गई थी, डिबेट होने लग गई थी। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, एक दूसरे की बातें मानने को तैयार नहीं है। तो क्या करें, हम दोनों ही थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं लोग। तो पहली थ्योरी थी इनकी रिप्लेसमेंट मॉडल। ये क्या कहता है, विथ अ सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका। ये कहता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन था इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, अफ्रीका में हुई। और अफ्रीका में जब इनकी उत्पत्ति हो गई तो हमारे मन में सवाल आता है कि भैया अफ्रीका वाले एशिया कैसे पहुंच गए, अफ्रीका वाले अमेरिका कैसे पहुंच गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा बताया कि हम जानते हैं किसी जमाने में हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ करता था। इसका विनाश कैसे हुआ, इसका जो एक्सटिंक्ट था वो खत्म कैसे हुआ, अस्तित्व खत्म कैसे हुआ, क्योंकि हमने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद स्नो एज आया था और इसी स्नो एज ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो स्नो एज के बाद फिर कौन आ गया था, होमो आ गया था। ठीक है, तो यहां पर जो अफ्रीका वाले थे, जो अफ्रीका में इनकी ओरिजिन हुई थी मॉडर्न ह्यूमन की, तो इन्हें तैर के पार नहीं किया था। ठीक है, क्या हुआ था, पूरा का पूरा समुद्र जो था वो जम चुका था। हमने पढ़ा था स्नो एज के अंदर कि पूरा का पूरा जो समुद्र था, झील थी, ओशंस थे, पूरे जहां पानी था, पानी की जगह अब क्या हो चुका था, बर्फ हो चुका था। और हम इसका अच्छा सा अगर एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हो ठंड के अंदर हमारी डल झील है, वुलर झील है। इधर देखें तो हॉलीवुड मूवी के अंदर आप देख सकते हो कि जब वहाँ पे बर्फीली हवा चलती है या फिर ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे पानी वाली जगह क्या होती है, बर्फ जम जाती है, वहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, चल सकते हो। तो बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर यहाँ जो अफ्रीका का जो ह्यूमन था जिसकी ओरिजिन थी, उसने क्या करा, बर्फ के ऊपर चल चल कर अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जाना चालू करा। और ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो चुके थे, सर्कुलेट हो चुके थे। ऐसा कौन कहता है, रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है। देखो यहाँ पर ये अफ्रीका वाले हैं, अफ्रीका वाले ही सब जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, इधर यूरोप भी चलेगा, एशिया भी चलेगा, लेकिन एशिया और यूरोप वाले नहीं जा पा रहे। कौन जा रहा है, अफ्रीका वाले जा रहे हैं। सेकेंड मॉडल क्या बोलता है, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जो था ये किसकी बात करता है, विद मल्टीपल रीजन ऑफ ओरिजिन। मतलब जो ह्यूमन है इसका जो ओरिजिन है वो अलग अलग जगह पर हुआ था। ठीक है, जैसे मान ले ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या होने लग गए थे, ये कनेक्ट होने लग गए थे ये इस फॉर्म में। एशिया वाला अमेरिका चले गया, अमेरिका वाला यूरोप चले गया, यूरोप वाला फिर एशिया आ गया, फिर अफ्रीका चले गया। मतलब ह्यूमन जो है इसका जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग रीजन्स के अंदर हुई है और बाद में फिर क्या करा, एक दूसरी जगह मिक्सअप हो गए। ठीक है, ये सब बोलने का कारण ये था कि इनके अंदर जो थी अलग अलग क्या मिल रही थी, स्पेशलिटी थी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो अलग अलग थी। और एट प्रेजेंट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमें कौन सी थ्योरी सही लगती है, ये वाली थ्योरी सही लगती है। क्या कहती थी ये थ्योरी कि ये यूरोप वाले, अफ्रीका वाले, एशिया वाले बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। यहाँ के लोग वहाँ चले गए, वहाँ के लोग यहाँ आ गए।
और एक और इसको आज की तारीख में सही मानने का कारण भी ये है कि अगर माने हम एशिया वाले हैं, ठीक है, इनकी पूरी की पूरी नस्ल अलग, अमेरिका वाले हैं इनकी नस्ल अलग, ठीक है, अफ्रीका वाले पूरी की पूरी नस्ल अलग इनकी। तो अगर इनकी उत्पत्ति सिर्फ एक ही जगह से हुई थी तो इनके अंदर पूरी दुनिया के अंदर लोगों के अंदर इतना बड़ा चेंजेस क्यों आना? थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता, कलर वगैरह चेंज हो जाता, लेकिन पूरी की पूरी नस्ल ही बदल गई इनकी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली थ्योरी सही लगती है कि उनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, पर्टिकुलर वही रीजन है, ठीक है। जैसे अफ्रीका वाले तो उनका ओरिजिन अफ्रीका में ही हुआ है, अमेरिका वाले तो उनका ओरिजिन अमेरिका में ही हुआ है, एशिया वाले हैं तो उनका ओरिजिन एशिया में ही हुआ है। बाद में क्या हुआ, ये एक दूसरी जगह पर सर्कुलेट हो गए थे। ये कौन कह रहा है? रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल कह रहा है। तो ये दो मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन था वो फूड जो होता था वो इकट्ठा कैसे करता था। तो उसके नंबर ऑफ वेज थे जिससे क्या करता था, वो फूड इकट्ठा करता था। जैसे गैदरिंग था, गैदरिंग से क्या होता था, अलग अलग जगह से वो क्या करता था, फूड्स को इकट्ठा करता था। हंटिंग की हम बात करें, शिकार करना, स्क्वेंजिंग, मरे हुए जानवरों को खाना, फिशिंग, मछली पकड़ना, ये कई सारे उसके सोर्स हुआ करते थे। अब गैदरिंग के अंदर क्या क्या चीजें हुआ करती थी, प्लांट फूड, जो प्लांट के द्वारा उन्हें मिलता था, जैसे कि सीड, जो बीज हो गए, गुठलियां हो गई, बेरीज हो गए, फल फूल हो गए, कंदमूल हो गए, इन सभी को इकट्ठा करता था और इन्हें वो खाता था। अब क्या होता है, हमें फेयर अमाउंट के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, फॉसिल्स, बोन मिले हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं गैदरिंग की, लेकिन हमें जो प्लांट्स के जो फॉसिल्स है वो काफी कम मात्रा में मिले हैं एज कंपेरेटिवली किसके, जो बोन्स हुआ करती थी एनिमल्स की, वो ज्यादा मिली है। इसका मतलब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये शिकार जो थे वो ज्यादा करते थे, फल फूल जो होते थे इनका उपयोग कम करते थे। अब इसके एविडेंस कम मिले तो इसका मतलब हम ये अनुमान लगाना सही होगा क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एविडेंस थे प्लांट के, जो फॉसिल थे, वो अभी तक प्रिजर्व नहीं रह पाए और हमें जो बोन्स मिली है, तो बोन्स मिलने के कारण ये थोड़ी ना बोल सकते हम कि ये प्लांट्स वगैरह नहीं खाते थे, एनिमल्स को ज़्यादा खाते थे। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं वो लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं रह पाते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। तो कार्बोनाइजेशन की हेल्प से ही हमें क्या होता है, पहले के जो प्लांट फॉसिल है वो मिले हैं। अब क्या होता था कार्बोनाइजेशन के अंदर कि पहले का जो ह्यूमन था वो क्या करता था, या तो खुद प्लांट्स को जला देता था, या फिर वोल्केनो इरप्शन के अंदर क्या होते थे, प्लांट्स जल जाते थे, या फिर बुश फायर, जो झाड़ियों की आग के द्वारा प्लांट्स हो गए, प्लांट के फ्रूट्स हो गए, ये जल जाते थे। तो वो लंबे समय तक उनके अंदर प्रिजर्व रहने की एबिलिटी आ जाती थी, ठीक है। तो आगे हम देखें कि हंटिंग। अब हंटिंग क्या होता था, हंटिंग करना मतलब ये अलग अलग जानवरों का शिकार करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। इन रिसेंट ईयर, ये अभी की अगर हम देखें हाल फिलहाल में, तो जो स्कॉलर्स है इनका काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है जो इनका शिकार करने का तरीका था वो ये अर्ली होमिनिड स्क्वेंज्ड। जो अर्ली होमिनिड जो था, होमिनिड के बारे में मैंने पढ़ा है, जो होमिनिड था वो क्या करता था, स्क्वेंज्ड करता था, मतलब जो जानवर होते थे मरे हुए जानवरों को खाता था, ठीक है। या तो किसी जानवर की नेचुरल डेथ हो जाए तो उसे जाके खा लेता था, या फिर कोई बड़े जानवर ने शिकार करा और शिकार करने, जैसे शेर ने किसी छोटे जानवर को मार दिया और शेर का पेट भर गया, शेर चला गया और शेर ने जो बचा दिया है उसे जाके किसने खा लिया, आदि मानव ने खा लिया। तो इसे ही क्या कहते थे, स्क्वेंजिंग कहा जाता था। तो बाद में से हम देखते हैं ना, जो गिद्ध होते हैं, चील होती है, वो बिल्कुल नोच के क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्म में क्या करता था, होमिनिड खा लेता था मरे हुए जानवरों को। आगे देखें तो ये क्या करता है, स्मॉल मैमल्स, जो छोटे स्तनधारी होते हैं, जैसे कि उसके बाद में देखें तो रोटेंट्स, जिसके जो दांत होते हैं आगे कतरने वाले जानवर, जैसे छछूंदर है, चूहा है। उसके बाद में बर्ड्स को भी खा लेता था। रेप्टाइल्स, जो सांप वगैरह होते थे, सांप, बिच्छू, जो रेंगने वाले जितने भी जो होते थे जीव छोटे मोटे, उन सबको खा लेता था। और उसी के साथ में इंसेक्ट को भी नहीं छोड़ता था, इंसेक्ट को भी ये क्या कर देता था, निपटा जाता था। कौन, अर्ली ह्यूमन। उसी के बाद में देखें तो फिशिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट।
फिशिंग का भी हमें कई सारे एविडेंस मिले, मछलियों की हड्डियां मिली हमें, इससे हमने क्या अनुमान लगाया है कि ये क्या करता था, फिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा किया करता था। आगे देखें तो अबाउट 35 ईयर एगो, उसी के पहले हम देख लेते हैं कि हंटिंग की जो इन्होंने शुरुआत जो हुई थी, इसका हमें क्या माना जाता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तकरीबन 5 लाख साल पहले हंटिंग की उसने सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत की थी। प्लांट हंटिंग इसको हम बोल सकते हैं। कब शुरू की थी, 5 लाख साल पहले। इसके 2 एविडेंस हमें मिले हैं। पहला एविडेंस बॉक्स ग्रेव कहाँ पर है, सदर्न इंग्लैंड के अंदर पाया जाता है बॉक्स ग्रेव, और यहाँ पर 5 लाख साल पहले हमें क्या मिला है, एक एविडेंस मिला है जिससे हमें पता चला है कि पहले का जो अर्ली ह्यूमन था इसने प्लांट हंटिंग की थी। दूसरा हमें एग्जांपल कहाँ मिला है, सोनिनजेन से मिला है। सोनिनजेन कहाँ पर था, जर्मनी के अंदर था। यहाँ का एविडेंस करीबन कितने साल पहले का है, 4 लाख ईयर एगो का एविडेंस है। तो ये 2 एविडेंस हमें पहली बार मिले थे प्लांट हंटिंग के। अब अभी रिसेंट बात करें उसके बाद, अबाउट 35 ईयर एगो हमें क्या मिला है, एक और एविडेंस मिला है, जो कि कहाँ से मिला, यूरोपियन साइट से। मतलब एक प्लेस है यूरोपियन साइट जिसका क्या नाम था, डोल्नी वेस्टोनाइस। यहाँ डोल्नी वेस्टोनाइस के पास में क्या थी, एक नदी थी, और यहाँ पर बिल्कुल जो अर्ली ह्यूमन था सिस्टमेटिक तरीके से और प्लांट हंटिंग करता था। यहाँ से क्या होता था, स्प्रिंग और ऑटम सीजन के अंदर यहाँ से हॉर्स और रेनडियर उस नदी के द्वारा क्या करते थे, क्रॉस करते थे। तो अर्ली ह्यूमन था वो वहाँ पर क्या करता था, इंतजार करता था इनका निकलने का, और वहाँ पर क्या करता था, ये बिल्कुल प्लांट तरीके से हंटिंग करता था। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डेवलप्ड हो चुका है ना। क्योंकि पहले क्या करता था, जंगलों में घुमा करता था, भटकता रहता था, जानवर मिलते नहीं थे, और जानवर नहीं मिलते तो भूखा रहना पड़ता था। तो अब उसने सोच लिया कि भैया हाँ, यहाँ से क्या करते हैं, जानवर निकलते हैं तो मैं यहीं बैठूंगा, वो यहाँ से आएंगे तो उनको यहीं निपटा के यहीं खत्म कर दूंगा। तो ये क्या है, उनके अंदर डेवलपमेंट होता गया है। कि आज हमको इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, तो हमारा आज का टॉपिक है अर्ली ह्यूमन। जो अर्ली ह्यूमन था पहले कहाँ रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था। तो उसने पेड़ों से उतर के गुफाओं में रहना कैसे चालू किया, गुफाओं से फिर ओपन एयर साइट्स में वो कैसे आया, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता था। पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ये भैया कहाँ रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था। लेकिन फिर क्या आया, स्नो एज आ चुका था, ठीक है। और इसी स्नो एज ने क्या करा था, पूरी पृथ्वी को बर्फ से कवर कर लिया था। तो जब बर्फ से कवर कर लिया था तो बर्फीली जगह पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होता है। सभी वेजिटेशन क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, पेड़ अब बचे नहीं थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो चुका खत्म। एक नई स्पेसीज निकल कर आई जिसका क्या नाम था, होमो। अब इस होमो ने कहाँ रहना चालू किया, ग्राउंड्स वाली जगह पर, मतलब मैदानों में रहना चालू किया। अब इसको एटलीस्ट घर की जरूरत तो पड़ेगी, मैदानों में कब तक भटकता रहेगा। तो ये जो होमो था इसने क्या करा, अपना घर गुफाओं में जो केव्स थी, अलग अलग टाइप्स की केव्स बनाना चालू करा। परमानेंट केव्स हुआ करती थी, जो क्या करता, लाइफ टाइम में यहीं गुजारा करता था। एक होती थी टेम्परेरी टाइप की हट्स, झोपड़ी, जो किससे मान सकते हैं, घास फूस से या फिर लकड़ियों से की हेल्प से बनाई जाती थी, जो कि सीजनल हुआ करती थी। थोड़े समय के लिए वहां रुकता था, फिर किसी और जगह निकल जाता था। तो इस तरह उसने क्या करा, सरवाइव करना चालू करा था। ये पता कैसे चला हमें कि ऐसा कुछ भी हुआ करता था, तो आइए देखते हैं। थाउजेंड ऑफ फ्लैग टूल्स एंड हैंड एक्स हैव बीन excavated at Quilombe and Olorgesailie। ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इनका ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछी जाती है मोस्टली। कहाँ पर ये दोनों, केन्या के अंदर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1000 ऑफ फ्लैग टूल्स। क्या होते हैं, जो स्टोन एज के समय यूज किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता, फ्लैग टूल्स। जो काई से बनाए जाते थे, स्टोन्स से बनाए जाते थे। स्टोन्स को अलग अलग शेप दिया जाता था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में, पत्थरों के हथियार को क्या कहा जाता था, फ्लैग टूल्स कहा जाता था। हैंड एक्स क्या होती थी, इसको हस्त कुठार कहते हैं, कुछ इस फॉर्म में हुआ करती थी ये, ठीक है। ये इसे कहते थे हैंड एक्स। तो ऐसे करीबन 1000 ऑफ एविडेंस एक ही जगह से मिलना क्या पॉसिबल है, हुआ तो था। अब देखें कैसे पॉसिबल था। तो इनके मन में एक सवाल आया, किसके मन में, आर्कोलॉजिस्ट के मन में, कि हाउ डिड दिस टूल्स एक्यूमुलेट इन वन प्लेसेस। इतने सारे जो टूल्स है एक ही जगह से मिलना कैसे पॉसिबल है।
तो क्या करा उन्होंने, कुछ रीजन दिए, बोले इस कारण से ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है। तो क्या रीजन थे देखते हैं। इट पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वर फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट। जाहिर सी बात है कि जहां पर खाने की चीज ज्यादा होगी, जहां फूड रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वहीं तो अर्ली ह्यूमन जाएगा। उनको क्या देखें, हम खुद को भी देख लें। आज भी हम जो रहते हैं, जो जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी प्लेसेस के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर क्या होता है, फूड रिसोर्सेज ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, उस ओर अट्रैक्ट होना चालू हो जाते थे। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में पहले का जो अर्ली ह्यूमन था वो भी क्या करता था, जहां पे उसको फूड रिसोर्सेज अबेंडेंट क्वांटिटी में मिल जाते थे, वो वहीं पर क्या करता था, रहने लग जाता था, या फिर बार बार उसी जगह पर क्या करता था, विजिट करता था। ठीक है, तो जब विजिट करता था तो वहीं पर क्या करता था, अपने जो टूल्स है, जो स्टोन टूल्स होते थे, वहीं छोड़ देता था। कुछ वहां के फुटप्रिंट्स होते थे, ठीक है, शिल्पकृतियां जिनको अलग अलग फॉर्म में बोलते हैं हम, तो ये सभी चीजें क्या करता था, वो वहीं छोड़ देता था। इसी कारण से हमें क्या मिला है, वो जहां ज्यादा जाता था, जहां बार बार विजिट करता था, वहां से हमको ज्यादा एविडेंस मिले हैं। जहां रेयर केस में जाता था, जहां फूड रिसोर्सेस कम होते थे, वहां से एविडेंस हमें कम मिले हैं। ठीक है, तो ये रीजन हमें थोड़ा ठीक भी लगता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो क्या होता था, सम लोकेशंस कुड हैव बीन शेयर्ड बाय होमिनिड। ये लाइन समझने से पहले हम देखते हैं होमिनिड क्या होता है। होमिनिड वही था जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसकी जो स्केलेटन थी वो क्या हुआ करती थी, अपराइट हुआ करती थी। ठीक है, उसी के साथ में होमिनिड का देखें और क्या कैरेक्टर था इसका, ये होमोसेपियंस की कैटेगरी का बन चुका था होमिनिड। ठीक है, इसका जो माइंड, जो ब्रेन साइज था वो भी क्या हो चुका था, इसका बढ़ चुका था। उसके बाद में देखें प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन थे, मैमल्स कैटेगरी का एक पूरा का पूरा क्या था, ग्रुप था। ठीक है, जिनमें मैमली ग्लैंड भी हुआ करती थी। उसी के साथ में देखें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या हेयर्स वगैरह होते थे। इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया है, वहां जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद में कार्निवर्स कौन था, जो मांसाहारी जो जानवर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, कार्निवर्स कहा जाता था। तो ये सभी क्या करते थे, एक ही प्लेस पर इकट्ठा हो जाते थे, जो प्लेस इनको फेवरेबल लगती थी। जैसे कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ एक ट्रीज बना हुआ है और वहां पे अलग अलग एविडेंस हमको मिल रहे हैं। तो क्या होता था बेसिकली, कोई भी कार्निवर्स जो होता था वो किसी भी जानवर को खाता था, उसको लेकर पेड़ के वहां आ जाता था, वहीं उसको खाता था, बचा हुआ वहीं छोड़कर चले जाता था। तो वो एविडेंस जो बोन के रहेंगे वो कहाँ आ गए, ट्रीज के वहां पर आ गए। अब कौन हुआ, होमिनिड हुआ। तो होमिनिड कंदमूल के साथ किसी जानवर को लेके आ गया, तो वो भी वहीं खाएगा, वहीं छोड़कर चला जाएगा। पेड़ के ऊपर कहीं सारे जो एनिमल्स है वो भी रहते हैं, जैसे लेपर्ड की बात कर लें, बर्ड में ओल की बात कर लें, तो ये भी कहाँ रहेंगे, पेड़ के ऊपर ही रहेंगे। ये भी खाएंगे पिएंगे रहेंगे वहीं, तो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल भी कहाँ रहेगा उनका, पेड़ के वहीं पर रहेगा। अब जब उसी एरिया के अंदर से क्या आएगी, फ्लड अगर आया, तो फ्लड से क्या होगा, नदी का जो पानी अगर आएगा तो वो अपने साथ कई सारी चीजें लेकर भी आएगा और कई सारी चीज वहां से लेकर चला भी जाएगा। ठीक है, उसी के बाद में स्क्वेंजिंग वाले जो स्क्वेंजिंग करते थे, जैसे होमिनिड था वो भी स्क्वेंजिंग करता था, तो ये क्या करते थे, यहाँ से जानवरों को ले जाते थे, नोच नोच के खा लेते थे। तो ऐसे कई सारे एविडेंस हमें एक ही प्लेस पर मिल जाते थे। ठीक है, अब आगे, अब हमने ये तो देख लिया कि पहले का आदि मानव पेड़ पर रहता था, अब कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया उतरकर। तो जमीन पर जब वो आया, मैदानों में तो रह सकता नहीं है, उसने क्या बनाई, गुफाएं बनाई, ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू किया। तो अब यहाँ का आपने ये बात तो बोल दी, लेकिन इसका एविडेंस क्या है, और उसने अगर रहना शुरू किया तो कब से शुरू किया, तो इसके एविडेंस हमें कब मिलते हैं, 4 लाख to 1,25,000 ईयर एगो उसने क्या करा था, केव और ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू कर दिया था। और ये हम किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें अलग अलग जगह से ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वहां पर क्या करता था, वो गुफा बनाकर रहता था। तो आइए देखते हैं वो क्या थे एविडेंस। फर्स्ट एविडेंस है लेज़ारेट केव, जो कि कहां पर है, सदर्न फ्रांस। ठीक है, यहां पर हमें 2 हर्ट्स मिले हैं, मतलब 2 चूल्हे, या फिर उनको अंगीठी भी बोल सकते हैं। जैसे देखा होगा ना, जनरली घरों के अंदर जब ठंड होती है तो घर में तापने के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में क्या होते थे। इनकी गुफाओं से हमें 2 हर्ट्स मिले हैं, जिसका मोस्टली यूज किसके लिए करते होंगे, गर्मी के लिए करते होंगे। ठीक है, खाना पकाने के लिए भी करते होंगे। और उसी के साथ में डिफरेंट टाइप के फूड्स के भी एविडेंस मिले हैं। पहले का जो आदि मानव था वो काय पर डिपेंडेंट था, शिकार करता था, लेकिन आज का जो आदि मानव है, जो
ये वाला था जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेजर्ड केव वाला। अब इसने क्या कर दिया था, अलग अलग फूड रिसोर्सेज थे इसके पास, जैसे कि फ्रूट्स, फल फूल खाना चालू करा, वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की सीड्स जो थे वो खाना चालू किए, नट्स थे, उसके बाद में बर्ड के जो एग्स होते थे वो भी वो खा लेता था, और उसी के साथ में फ्रेश वाटर फिश, मतलब जो मीठे पानी में रहने वाली मछलियां हैं उनका भी ये सेवन करने लग गया था। तो ये सभी प्रकार के क्या कर रहे थे, उसके फूड रिसोर्सेज बन चुके थे। मतलब अब यहां तक पहले मास पे था, अब इतने सारे रिसोर्सेज पे आ गया है ये। तो इसका मतलब इसमें डेवलपमेंट हो रहा है लगातार। अब दूसरा एविडेंस मिला है टेरामाटा। अब ये टेरामाटा कहाँ है, कोस्ट ऑफ सदर्न फ्रांस में हमको ये जगह मिलती है। और यहां से हमें क्या मिला है, फ्लिम्सी शेल्टर विथ रूफ ऑफ वुड, मतलब एक घास फूस की झोपड़ी मिली है जिसकी जो छत है वो काय की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। और इसका क्या मतलब है कि जो वहाँ का अर्ली ह्यूमन था वो यहाँ पर सिर्फ कुछ समय के लिए ही क्या करता था, ठहरता था, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो स्टे करता था, और साथ ही साथ यहाँ पर सीजनल विजिट करता था। मतलब कोई मौसम अगर हो गया तो किसी मौसम के अंदर अगर मान लो फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो मौसम चला गया, फूड रिसोर्सेज भी चले गए, तो वो रुक के करेगा क्या वहाँ, तो वो भी वापस क्या करता था, दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता था। तो इसी कारण से ये झोपड़ियाँ बनी हुई थी घास फूस की। अगर उसको परमानेंट रहना हो तो क्या करता था, वो स्टोन्स की केव में रहा करता था। ठीक है, तो दूसरा एविडेंस हमने ये देखा। अगला एविडेंस हमें मिला चेसोवांजा, जो कि कहां पर है, केन्या में है, और एक है स्वार्ड क्रैंस जो कि कहां पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। यहां से हमें क्या मिला, पीसेस ऑफ बैग्ड क्ले, मतलब मिट्टी जो है वो जली हुई मिट्टी के हमको एविडेंस मिले हैं, उसके साथ में जली हुई हड्डियों के भी एविडेंस मिले हैं, और साथ ही साथ स्टोन के जो टूल्स होते थे वो भी जले हुए फॉर्म में हमको मिले हैं। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर जले हुए कैसे मिले हमें। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि मैं भी पॉसिबल ऐसा हुआ हो, वोल्केनो इरप्शन हुआ हो और उसके अंदर ये क्या हो गए हो, सबके सब जल गए हो। दूसरा कारण था ब्रुश फायर, मतलब जो झाड़ियों की जो आग थी उसके अंदर ये क्या हो गए हो, जल गए हो। तीसरा था कि जो अर्ली ह्यूमन था वो डेलिब्रेट यूज करता था फायर का, मतलब फायर के बारे में उसे अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था, इसे कैसे यूज करना है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल फायर के ऊपर हो चुका था। क्योंकि हमने पहले भी देखा ना, हमें 2 हर्ट्स मिले लेजर्ड केव से। इसका क्या मतलब है कि जब वो अंगीठी के अंदर फायर का यूज कर रहा है, मतलब उसका पूरा कंट्रोल किसके ऊपर आ चुका है, फायर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल आ चुका है। साथ ही साथ फायर के और भी कई सारे बेनिफिट्स उसने यूज करना चालू कर दिए थे, जैसे कि ठंड के दिनों में गुफाओं को गर्म रखने के लिए, उसी के साथ में अगर देखा जाए तो गुफा में अगर अंधेरा है तो लाइट करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, क्योंकि पहले तो मांस पे डिपेंड था लेकिन अब मांस को भी पका के खाने लगा है, वेजिटेबल्स का भी यूज करने लगा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसे फायर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा वो करने लगा था। उसी के साथ में देखें तो मेकिंग टूल्स, आगे हम पढ़ेंगे मेकिंग टूल्स में क्या होता है। जिस फॉर्म में आज हम बनाते हैं टूल्स वगैरह में फायर का यूज होता है, बिल्कुल वो भी क्या करता था, वुड जो होती थी लकड़ी को हार्डर करने के लिए फायर का यूज करता था वो। ठीक है, उसी के साथ में देखें तो जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनको दूर रखने के लिए, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो आग से डरते हैं, तो वो आग जला के अपना खुद का प्रोटेक्शन कर भी करता था आग से। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स भी थे और वो ये सारी चीजें जान चुका था। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मेकिंग टूल्स, कि जो अर्ली ह्यूमन था वो टूल्स को कैसे बनाता था। तो जब टूल्स मेकिंग की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही पिक्चर क्लिक होती है, वो क्या, कि टूल्स बनाएगा कौन, ह्यूमन, चाहे वो मॉडर्न हो या अर्ली ह्यूमन हो। ठीक है, तो आज हमें इस मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्यों चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि साइंटिस्टों ने रिसर्च की है कि ह्यूमन के अलावा बर्ड्स और एनिमल्स भी क्या कर सकते हैं, टूल्स को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर क्या रिसर्च करी इन्होंने। तो इन्होंने किसे लिया था, बर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट टू असिस्ट देम फीडिंग, खाने की चीजों के लिए भी बर्ड्स क्या करते हैं, टूल्स बनाने का यूज करते हैं। जैसे कि एक उन्होंने क्या लिया, एक ग्लास का जार लिया, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा क्या रख दिया, बकेट रख दिया, और इसी बकेट के अंदर एक उन्होंने क्या रखा, पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा रख दिया, और पास में एक वायर रख दिया।
ठीक है। अब ये जो जार था ये काय का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो वो कौवा क्या करता था, इसको देख तो पा रहा था लेकिन खा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी चोंच यहां तक आ पा रही थी। तो उसने अपने माइंड का यूज करा, इस वायर को लिया और इस वायर से इसे क्या कर दिया, हॉकी का फॉर्म दे दिया और इसे हॉकी का फॉर्म ऐसे लटकाया और जार को बाहर निकाल लिया। ये वीडियो आप YouTube के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। क्रो फीडिंग वाली वीडियो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगी। तो इसमें क्या कर रहा है, क्रो अपने माइंड का यूज कैसे कर रहा है। और काफी फेमस कहानी तो आपने सुनी होगी ना, वही एक पॉट रहता है, उसके अंदर काफी पानी कम होता है, कौवा बहुत प्यासा होता है, तो वो एक एक पेबल उसके अंदर क्या करता है, डालता, फिर पानी बाहर आ जाता है, वो पानी को पी लेता है इजीली। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने माइंड का ही तो यूज कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम देखें कि कौन कौन करता है अपनी हाइजीन के लिए, जानवरों को आपने देखा होगा जब वो गंदे हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह में हो जाते हैं, पक्षी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, पानी के अंदर क्या जाकर अपने फर वगैरह को साफ करते हैं। तो अलग अलग जगह जाकर क्या करते हैं वो, क्योंकि वो नहाते धोते तो है नहीं, ठीक है। जैसे हम सुबह घुस जाते हैं बाथरूम के अंदर, का जानवर भी जाते हैं, नहीं जाते ना, लेकिन फिर भी क्या रहते हैं, वो साफ दिखाई देते हैं। तो क्या करते हैं वो, हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी टूल्स का यूज करते हैं एनिमल्स, ठीक है। उसी के साथ में हम देखें सोशल इनकाउंटर, दूसरे बड़े जानवरों से खुद को बचाने के लिए भी अलग अलग दिमाग लगाते हैं। जैसे कि एक पेड़ के ऊपर अगर हम देख लें तो उसके ऊपर कई सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि जिस भी नेचर में रहेंगे उसी नेचर के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो यही क्या है, सोशल इनकाउंटिंग। क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग ढलना ही पड़ेगा, और जो नहीं ढलेगा प्रकृति उसको निपटा देगी। आगे देखें, चिंपांजी यूज टूल्स। चिंपांजी क्या करता था, अपने खुद के द्वारा बनाए हुए टूल्स का यूज करता था, और टूल्स काय के बनाता था, लकड़ियों के बनाता था, ठीक है। ऐसे सेवरल एग्जांपल हमें मिल जाते हैं कि एनिमल्स कैसे अलग अलग टूल्स का यूज करते थे। तो अब हमें ये एविडेंस जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो कहाँ से मिले हैं एविडेंस, हमें इथोपिया और केनिया में मिले हैं, ठीक है। बनाता कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बनाता था। अब ये भैया कौन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वही जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो 4 पैरों के ऊपर चलता था, जिसका ब्रेन छोटा होता था, जो पेड़ों के ऊपर रहता था, अपनी अक्ल बिल्कुल नहीं लगाता था, वही है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लेकिन वो टूल्स बना लेता था, ठीक है। अब आगे हमारे मन में बात आती है कि टूल्स बनाएगा कौन, फीमेल या मेल। जैसे कि दूसरे कोई वर्क अगर है तो उसमें हम बड़ी अच्छे से बता देते हैं कि भैया ये लड़के का काम है, लड़की का काम है। जैसे घूमना फिरने वाला काम है, किसी के पीछे भटकना है, चौकीदारी करना है, झट से बता देंगे किसका काम है, भैया लड़के का काम है। लिपापोती करना, लिपापोती इन द सेंस लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, मेकअप करना, ये किसका काम है, फीमेल का काम है। तो ये क्या करा, काम देख के हमने कैटेगरी बता दी कि भैया ये मेल का काम है, ये फीमेल का काम है। लेकिन टूल मेकिंग में क्या बता सकते हैं, क्या मेल का काम है कि फीमेल का काम है, कि दोनों का काम है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसा गेस किया कि मेल भी टूल्स बनाते थे और फीमेल भी टूल्स बनाती थी, क्योंकि फीमेल को खुद को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता था, साथ ही साथ अपने बेबी को भी वो कैरी करती थी। तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए प्लस अपने बेबी की प्रोटेक्शन के लिए वो टूल्स बनाती थी भी थी और उसका यूज भी करती थी, ठीक है। अब आगे हम देखें तो इसके अंदर जैसा कि हमने देखा इवोल्यूशन सब में होता है। हैंड में भी, हैंड का एवोल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, ह्यूमन का एवोल्यूशन देखा, ठीक है। तो टूल्स का भी तो एवोल्यूशन जाहिर सी बात है। तो टूल्स में भी क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। तो अबाउट 35,000 ईयर एगो हमें क्या देखने को मिला कि जो टूल्स है इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट होता गया। पहले के टूल्स कैसे बनते थे, पास से ही आप क्या कर सकते हो, एनिमल को किल कर सकते हो, लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस से ही आप उन्हें क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो। जैसे गोली से हम मार सकते थे ना, आज एट प्रेजेंट में कितनी ही दूर से अपने शिकार को क्या शिकार का कर सकते हैं हम, लेकिन पहले बंदूक तो होती नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, स्पेयर थ्रोवर जो भाला होता है उसका यूज करना चालू करा। पहले ये नहीं होता था, लेकिन 35,000 ईयर एगो भाले का भी इन्होंने क्या कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था। उसके बाद देखें तो बो एंड एरो, तीर धनुष दूर से ही निपटा देते थे किसी को भी। तो ये क्या है, टूल्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट
होता गया। अब आगे देख क्या करा अर्ली ह्यूमन ने, इम्प्रूव फूड प्रोसेसिंग। फूड की जो प्रोसेसिंग थी इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आना चालू हो गया था। पहले कच्चा मांस खाता था, अब क्या करना लगा, रिमूविंग द बोन्स, मतलब कबाब में से हड्डी हड्डी को निकाल दिया। अब क्या चाहिए भैया, इसको कबाब ही चाहिए, तो हड्डियों को निकालना चालू कर दिया इसने। उसके बाद में क्या करा, ड्राइंग, उसको सुखाना चालू करा। जो मांस होता था ना उसको सुखा के मस्त हल्का हल्का सेक के खाना चालू कर दिया था। मतलब खाने के अंदर भी क्या होने लगा है, अब एक्सपेरिमेंट होने लगा है। क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि माइंड भैया का क्या हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है उसके माइंड का जो साइज है। तो वो क्या करने लगा, उसको जब ड्राई करके, उसको शैलो स्मोक्ड करके, तो लंबे समय तक उसको क्या कर सकता था, वो स्टोरेज करके रख सकता था। उसी के बाद में देखें तो अदर चेंजेस क्या आने लगे। अब खाने की व्यवस्था तो हो गई, अब कपड़े वपड़े भी तो पहनने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने क्या करा, जानवरों को पकड़ा, ट्रैपिंग फॉर फर बियरिंग, जिनके फर होते हैं ना, जो जिनकी खाल मोटी होती है, फर टाइप की होती है, तो उनको मारना शुरू किया, उनकी खाल उतारी, और उनकी खाल उतार के फिर ये टेलर भी बन गया था। सिलाई भी करना इसने चालू कर दी थी। और सिलाई के हमको पहली बार एविडेंस ऑफ स्विंग क्लॉथ, जो एविडेंस मिले हैं, कब मिले हैं, 21,000 ईयर एगो पहले हमें क्या मिले हैं, स्विंग क्लॉथ के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, उसी के आगे देखें तो इसने पंच ब्लेड टेक्निक का भी यूज किया था। ये पंच ब्लेड टेक्निक क्या होती थी, कुछ इस फॉर्म में, आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम दिया हुआ है। ये आगे का इस नुकीला शेप होता था, इसको काटता था, इस फॉर्म में बनाता था। यहाँ पर इससे फिर इस फॉर्म में छीनी जो होती है ना, आपने कहीं देखी होगी छीनी हथौड़ी, तो इसकी हेल्प से क्या करता था, या तो कोई वुड हो गई, या फिर किसी बोन्स के ऊपर, या फिर किसी हाथी दांत के ऊपर, अलग अलग फॉर्म में क्या करता था, हड्डियों के ऊपर इनग्रेव। जैसे कि आपकी बुक के अंदर ही 5th नंबर का आप देखोगे डायग्राम, तो उसके अंदर दिया हुआ हड्डी के ऊपर अलग अलग शेप में क्या बने हुए, जानवर बने हुए हैं। तो ये अलग अलग इनग्रेविंग करता था। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके टूल्स मेकिंग की प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो भैया कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के 2 मीडियम बताए हैं, पहला है लैंग्वेज, दूसरा है आर्ट। अब ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम, अर्ली ह्यूमन के। तो क्या अर्ली ह्यूमन की लैंग्वेज हुआ करती थी, अब ये थी या नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आर्ट की। क्या अर्ली ह्यूमन आर्ट का यूज करता था कम्युनिकेशन के लिए? हाँ जी, बिल्कुल करता था। ये क्या दिख रही है हमें, इमोजी दिख रही है। इस इमोजी को देखकर हमें पता लग रहा है कि भैया ये सैड है और ये क्या है, हैप्पी है। ठीक है, मतलब इमोजी से हमने क्या करा, अपनी फीलिंग को शेयर कर दिया और सामने वाले की फीलिंग को समझ भी लिया। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज का जब आप यूज कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या आर्ट का यूज नहीं हो सकता? और इसके हमें एग्जाम्पल भी मिले हैं, कई सारे एविडेंस अगर हम देखें तो हमें अर्ली ह्यूमन के केव्स के एविडेंस मिले हैं कि वो क्या करता था, अगर किसी को एनिमल्स को किल कर रहा हो, या वो किसी ग्रुप में बैठा हुआ हो, या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की इनग्रेविंग हमें कहाँ मिलती है, स्टोन्स के ऊपर मिलती है, केव्स के अंदर मिलती है। तो वो क्या कर रहा है, जो अर्ली ह्यूमन है, वो अपनी जो टेक्निक से, अपनी जो ट्रेडिशन है, उसको नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए उसने क्या करा है, पेंटिंग्स बनाई है, इनग्रेविंग की है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि अर्ली ह्यूमन किसका यूज करता था कम्युनिकेशन के लिए, आर्ट का यूज तो करता था। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो जब यहाँ लैंग्वेज की बात आती है तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या अर्ली ह्यूमन की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज रही होगी? जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में बात करते हैं, तो क्या उसकी भी कोई लैंग्वेज रही होगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आती है कि क्या वो शुरू से ही हमारी तरह कम्युनिकेट करने लग गया था? तो इसके बारे में स्कॉलर्स के क्या मिलते हैं हमें, सेवरल व्यूज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कई सारे व्यूज दिए हैं स्कॉलर्स ने इसके बारे में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थी वो कैसे हुई थी। तो फर्स्ट क्या था, होमिनिड लैंग्वेज। अब ये होमिनिड कौन था, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। क्या देखा था हमने कि जब ह्यूमन था, अर्ली ह्यूमन से लेकर मॉडर्न ह्यूमन, इनके बीच में कई सारे ह्यूमन की स्पेसीज आई थी, और उसी ह्यूमन स्पेसीज के अंदर एक कौन था, होमिनिड था। तो होमिनिड कौन सी लैंग्वेज का यूज करता था, जेस्चर और हैंड मूवमेंट। अब ये जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट क्या होता है,
डिफ और डम्ब लोगों को तो आपने देखा ही होगा, जो कि बोलने और सुनने में क्या होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्म में क्या करता था अर्ली ह्यूमन, जो होमिनिड था, वो भी जेस्चर्स मूवमेंट का यूज करता था। एक और सबसे फेमस एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जाम हॉल में तो सभी बैठे हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, किसी को कुछ बताना हो या किसी से कुछ पूछना हो, बिना कान और मुंह का यूज करे हम पूछ भी लेते हैं और बता भी देते हैं। तो दैट इज अ हैंड मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोकन लैंग्वेज और प्रेसिडेड बाय वोकल बट नॉट वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग एंड हमिंग। शुरुआत में जब स्पोकन लैंग्वेज का दौर चालू हुआ तो अर्ली ह्यूमन क्या करता था, सिर्फ वॉइस निकालता था। अब ये जो वॉइस है इससे वो वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अर्ली ह्यूमन की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ वो क्या निकालता था, वॉइस निकालता था, क्योंकि उसकी जो वोकल है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन के इवोल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि जब उसका इवोल्यूशन हो रहा है तो उसका जो बॉडी है वो भी इम्प्रूव होगी, उसकी जो हाइट थी वो भी हमने देखा था बढ़ रही थी, उसका जो हैंड का साइज था वो भी बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली उसकी जो वोकल होगी वो भी इम्प्रूव होगी। तो उसकी जो वोकल थी अब सिर्फ कितने कैपेबल हो गई थी, सिर्फ कुछ वॉइस निकालने में कैपेबल थी। जैसे कि हमने देखा है प्रेजेंट में कई सारे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या निकालते हैं, वॉइस निकालते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें तो लगता है कि ये हमेशा क्या करते हैं, एक ही साउंड निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह पहले का जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या करता था, साउंड निकालता था, वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, और साउंड भी कैसा होता था, हमिंग और लाइक सिंगिंग टाइप का साउंड वो निकालता था। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगन विद कॉल्स। हमने देखा है कि जो कोई भी डिस्कवर की जाती है, तो जो डिस्कवर कोई भी एक चीज अगर होती है तो कब डिस्कवर होती है, सबसे पहले उसकी क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट होगी तभी क्या होगा, डिस्कवर होगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा होगा और उसे क्या करना होगा, अर्ली ह्यूमन को अपने पास में बुलाना होगा। तो जब उसे पास में बुलाना होगा तो क्या करना होगा, अब वहाँ से वो व्यक्ति अगर उधर देख रहा होगा तो हैंड जेस्चर या हैंड मूवमेंट का यूज़ करके हम उसे बुला तो सकते नहीं हैं। तो फिर उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए जिसे सामने वाले व्यक्ति को अपने पास में हम बुला सके। तो यहाँ स्कॉलर्स वही कहते हैं कि जब इसने किसी को अपने पास में बुलाना शुरू किया, ठीक है, जब सामने कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो तो उसको चिल्ला के अपने पास में बुलाना है, या अदर फॉर्म के अंदर कुछ भी काम करना हो, तो ऐसे करके इसकी लैंग्वेज में क्या होता गया, इंप्रूवमेंट होता गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें ह्यूमन में हैव पॉसेस्ड अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीच साउंड इनिशियल स्टेज। शुरुआत में क्या हुआ था कि जो अर्ली ह्यूमन था ये काफी कम साउंड्स का यूज करता था, ठीक है। जैसे एनिमल्स मैंने बताया ना कि एनिमल्स का हमें क्या लगता है कि वो रिपीटेडली सेम एक ही साउंड निकालते हैं हर बार। बिल्कुल उसी तरह अर्ली ह्यूमन भी क्या करता था, एक ही साउंड हो गया या फिर कुछ टाइप के जो बहुत ही कम साउंड्स का यूज करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वही साउंड काय में कन्वर्ट होते गए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज, आखिर स्पोकन लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। तो इस क्वेश्चन के बारे में स्कॉलर्स क्या करते हैं, अलग अलग सजेशन देते हैं। तो क्या सजेशन थे, आइए देखते हैं। पहला सजेशन दिया था द ब्रेन ऑफ होमो हेबिलिस। अब भैया होमो हेबिलिस कौन है, ये होमो हेबिलिस ह्यूमन की एक स्पेसिस थी, और इसी स्पेसिस के अंदर कुछ सर्टेन फीचर्स थे, कुछ स्पेशल फीचर्स थे इसके माइंड के अंदर, जिसके कारण ये क्या कर पा रहा था, कम्युनिकेट कर पा रहा था, ठीक है। इसके एविडेंस हमें कब मिले हैं, अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। होमो हेबिलिस के हमें एविडेंस मिले हैं 2 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट सजेशन दिया था द इवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने देखा था कि ह्यूमन का जो ब्रेन था वो भी समय के साथ इंप्रूव होता गया, उसके जो हैंड के मूवमेंट थे हमने देखा था, पहले वो ग्रिप नहीं कर पाता था इजीली किसी चीज को, लेकिन बाद में इजीली किसी भी चीज को पकड़ सकता था, टूल्स को पकड़ सकता था। तो ये क्या हो रहा है, हैंड का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले 4 पैरों के ऊपर चलता था, फिर 4 से 2 पैरों के ऊपर वो आया। तो ये क्या है,
ह्यूमन का एवोल्यूशन है बिल्कुल उसी फॉर्म में उसकी जो वोकल थी वो भी इम्पोर्टेंट थी। जैसे उसके बॉडी के हर एक पार्ट क्या हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो अलग अलग जगह पर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके जो बॉडी के पार्ट से, बिल्कुल उसी तरह उसकी जो वोकल थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो वोकल का भी उसको यूज़ जब लगा तो इसमें भी क्या होता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया। तो पहले हमने देखा कि वो क्या करता था, हमिंग और सिंगिंग की वॉइस निकालता था, और वही वॉइस क्या होने लग गई थी जब उसकी वोकल कॉर्ड इम्प्रूव हुई तो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही से कर पा रहा था। ठीक है, तो इसी की हेल्प से फिर उसने क्या करा, कम्युनिकेशन करना चालू किया। तो इसका एविडेंस हमें कब मिला है, दिस अकर्ड अराउंड 2 लाख ईयर एगो। ठीक है, थर्ड सजेशन था लैंग्वेज डेवलपमेंट अराउंड द सेम टाइम एज अ आर्ट। जैसा कि हमने देखा था कि कम्युनिकेशन के 2 मीडियम थे, लैंग्वेज और आर्ट, तो दोनों का इवोल्यूशन अलग अलग टाइम में नहीं हुआ है, दोनों साथ साथ बढ़े हैं। ठीक है, इनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कैसे हुआ है, आर्ट और लैंग्वेज का साथ साथ दोनों का इवोल्यूशन हुआ है, और बोथ आर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और दोनों ही क्या है, कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं। अब हम बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, जो कि हमने बात की कि हमें डिफरेंट केव्स से इंग्रेविंग मिली है, पेंटिंग्स मिली है, डिफरेंट आर्ट मिली है। तो किस बेसिस पे बात कर रहे हो, कुछ एविडेंस है या हवा में ही? तो उसके पीछे क्या है, कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं, हंड्रेड्स ऑफ एनिमल पेंटिंग जो बनाई गई थी वो हमें देख लिया है, कब से कब के बीच में बनाई गई थी, 30,000 से लेकर 12,000 ईयर एगो के बीच में हंड्रेड्स ऑफ एनिमल पेंटिंग्स बनाई गई थी, जो कि कब डिस्कवर की गई थी, कहाँ से मिली है हमें, लेस्काक्स और शोवे से मिली है। ये दोनों केव्स कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है। ठीक है, और दूसरी जो केव है वो है अल्टामीरा। अल्टामीरा कहाँ पर है, स्पेन में। अब जो अल्टामीरा के बारे में आपकी जो बुक है उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है और एक इंसिडेंट दिया हुआ है, उसके अंदर एक फेमस हमें क्या मिली है, पेंटिंग मिली है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको दिख रही होगी। इस पेंटिंग के अंदर कुछ स्टोरीज कुछ इस फॉर्म में बताई गई है कि एक मार्सेलिनो नाम के क्या थे, एक आर्कोलॉजिस्ट थे, ये शौकिया आर्कोलॉजिस्ट थे, ये एक बिजनेसमैन भी थे और शौकिया तौर पे क्या करते थे, आर्कोलॉजी का वर्क किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये इसी केव्स के अंदर कुछ जमीन के ऊपर खुदाई कर रहे थे, तो साथ में इनकी कौन थी, इनकी डॉटर भी इनके साथ में गई हुई थी। तो जो इनकी डॉटर थी उसका नाम था मारिया। तो मारिया क्या कर रही थी, केव्स के अंदर घूम रही थी, और इनके जो मार्सिलोना थे वो इनग्रेविंग कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर। अब जब मारिया का ध्यान एकदम ऊपर रूफ के ऊपर जाता है तो वहाँ पर उन्हें क्या दिखती है, ये पेंटिंग दिखती है बाइसन की। तो जब वो ऊपर देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाती है कि देखो मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर एक बेल बना हुआ दिख रहा है। तो उसके जो फादर रहते हैं शुरू में बिलीव नहीं करते, और जब वो देखते तो वाकई वो क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो पेंटिंग बनाई गई थी ये क्या किस फॉर्म में बनाई गई थी, इसके अंदर एक रंगीन पेंटिंग थी ये, जिसके अंदर कलर का पेस्ट का यूज़ किया गया था, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो। तो जब उन्होंने बाकी इस अपनी बुक पब्लिश की, और बुक पब्लिश करने के बाद उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में बताया कि ये अर्ली ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, तो किसी ने बिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जिसका कलर था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली बनाया गया है, क्योंकि अर्ली ह्यूमन अगर बनाता तो इसकी जो कलर है इतने डार्क नहीं होते, ठीक है, इतने उभरे हुए नहीं होते, ना ही इतने अट्रैक्टिव होते। इसी कारण से शुरुआत में उनकी ये बात नहीं मानी थी। तो ये इंसिडेंट आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करें, दिस इंक्लूड डिपिक्शन ऑफ बाइसन। अब इसके अंदर, इन गुफाओं के अंदर हमें किन किन एनिमल्स मिले हैं मेनली, एक तो मिला है बाइसन, बाइसन के बाद हॉर्स मिले हैं, आइबेक्स मिले हैं, डियर मिले हैं, मैमथ्स मिला भी। मैमथ्स कौन होते थे, मैमथ्स हाथी के जैसे ही दिखने वाली एक स्पेसीज हुआ करती थी, लेकिन हाथी से अलग होते थे। राइनोस मिले हैं, लॉयंस मिले हैं, बियर्स मिले हैं, पैंथर्स मिले हैं, हाइनस मिले हैं और आउल्स। ये सभी हमें काय के अंदर मिले हैं, इन्हीं गुफाओं के अंदर इनकी इंग्रेविंग्स मिली है, इनकी पेंटिंग्स मिली है। तो इन्हीं के बारे में मैंने क्वेश्चन रेज अबाउट दिस पेंटिंग्स। इन्हीं पेंटिंग्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या राइज होते हैं कि इतनी बड़ी जो गुफाएं हैं तो किसी तरफ तो क्या है, आप में पेंटिंग्स वगैरह हमें मिल रही है गुफा की एक तरफ, गुफा के दूसरी तरफ ये पेंटिंग्स क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये आया। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि सिर्फ आपने इन्हीं एनिमल्स की पेंटिंग क्यों बनाई,
बाकी एनिमल्स की पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? ये दूसरा क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि जो मैन थे उनको तो आपने इंडिविजुअली पेंटेड किया है, इंडिविजुअली भी मिल जाते हैं, ग्रुप के अंदर भी मिल रहे हैं मैन, लेकिन जो वुमन का इन्होंने डिपिक्शन किया है वो सिर्फ ग्रुप में ही क्यों किया? ये एक और क्वेश्चन आया निकल कर। अगला क्वेश्चन ये आया कि गुफाओं के अंदर जहां पर साउंड इजीली पहुंचती थी सिर्फ वहीं पर ही आपको पेंटिंग्स क्यों मिल रही है? उन्हीं जगह पर इन्होंने पेंटिंग क्यों बनाई? जिस गुफा के जिस तरफ साउंड नहीं जाती थी वहां पर इन्होंने पेंटिंग्स क्यों नहीं बनाई? ये क्वेश्चन निकल के आया। और उसी के साथ में ये भी आया कि जब ये इकट्ठे होके ग्रुप में क्या कर रहे थे, ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई इन्होंने कि बिल्कुल ये ग्रुप में बैठे हुए हैं? तो ऐसे सेवरल क्वेश्चन निकल के आए थे इन्हीं पेंटिंग्स के अंदर। हम देखते हैं कि इतने सारे जो क्वेश्चंस निकल के आए इनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो कई सारे हमको एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग। अर्ली ह्यूमन था वो क्या करता था, हंटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, क्योंकि इनकी लाइफ में एनिमल्स ही तो थे जिसको वो खाते थे। और उनके पास में दूसरा ऑप्शन था क्या? माना कि दूसरा भी था, कंदमूल भी थे, लेकिन मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एनिमल्स के ऊपर। तो कहीं भी ये जो रिचुअल्स हो गए या फिर कहीं मैजिक्स के फॉर्म में जब भी कभी इकट्ठे होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते थे? एनिमल्स की इंग्रेविंग करते थे, उनकी पेंटिंग्स बनाते थे गुफाओं के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न ये था एनिमल्स की पेंटिंग बनाने का कि क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, क्योंकि इनके जो लाइफ है ये जो सर्वाइव करते थे एनिमल की ही हेल्प से करते थे। अगर एनिमल्स नहीं होते तो ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते। दैट्स वाई हमें जो कैव्स होती है उनके अंदर एनिमल्स की पेंटिंग्स मिलती है। सेकंड देखते हैं, दिस कैव्स आर पॉसिबल मीटिंग प्लेसेस। क्या बोला? स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो कैव्स होती थी इनकी मीटिंग प्लेस हुआ करती थी। ठीक है, कोई बड़ा शिकार करा, भैया पार्टी करेंगे, चलो आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ एक जगह पर, ये भी हो सकता था। दूसरा कारण हम ये भी जान सकते हैं कि जब ये एक जगह पर मिलते थे तो एक दूसरे के जो टेक्निक्स है, एक दूसरे की जो नॉलेज है वो भी शेयर करते होंगे, क्योंकि कोई ने कोई बड़े जानवर का शिकार कर दिया तो भैया पूछते थे एक दूसरे को तूने कैसे मारा, अपनी टेक्निक उसको शेयर करते थे, उसकी टेक्निक ये पूछ लेते थे। तो इस पर्पज़ से भी ये एक जगह पर मीटिंग करते रहे होंगे। तो ऐसे कई सारे रीज़न उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट देखें तो पेंटिंग एंड इनग्रेविंग सर्व एज अ मीडिया फॉर द पासिंग इन्फॉर्मेशन। जो पेंटिंग होती है, जो आर्ट होती है, वो क्या करती है? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को बताने का एक मीडियम होता है, क्योंकि इनके पास कॉपी पेन तो होता नहीं है। तो जो टेक्निक होती है, जो नॉलेज होता है, उसको क्या कर देते हैं? वॉल्स के ऊपर, जो कैव्स की वॉल होती है उसके ऊपर, स्टोन्स के ऊपर इनग्रेविंग कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में पता चलता है। तो दूसरा इन्होंने ये भी रीज़न बताया है। आगे देखें तो दैट्स वाई आर्कोलॉजिकल सोर्स इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट अर्ली सोसाइटी। इसीलिए जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं किसके अंदर? हमें अर्ली सोसाइटी के बारे में जानने में। तो ये हमने आज पूरा देख लिया किसके बारे में, कि ये जो अर्ली ह्यूमन था वो जो पेंटिंग्स बनाता था, जो आर्ट का यूज़ करता था, लैंग्वेज का यूज़ करता था, वो कब से शुरू हुआ, कैसे उसने उसके अंदर डेवलपमेंट किया, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली है। हंटर गैदरर सोसाइटी क्या होती है? हंटर गैदरर सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो पूरी तरह किस पर डिपेंडेंट है? हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जो अपनी लाइफ सर्वाइव के लिए शिकार करती है और अपना जीवन यापन करती है। अब एट प्रेजेंट में सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि क्या आज की तारीख में कोई सोसाइटी हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है? हमें देखो तो हम इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं, ठीक है, और आज भी ऐसी सोसाइटी जो शिकार करके अपना जीवन यापन कर रही है। चाहे ये सोचने में कितना ही अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आज भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग ट्राइब सर्वाइव कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। उन्हें देखकर तो हमें अर्ली ह्यूमन की याद आ जाती है। ठीक है, उनका डेवलपमेंट आज भी नहीं हो पाया है। हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन वो लोग आज भी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? हंटर गैदरर सोसाइटीज़ कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना जरूरी है। तो क्या होता है बेसिकली कि जब हम इकोसिस्टम के बारे में कोई स्टडी करते तो उसको इकोलॉजी नाम दे देते हैं।
अर्थ की अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको एक अलग ब्रांच दे दिया कि भैया इसको जियोग्राफी बोलेंगे हम। ठीक है, ह्यूमन के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं, उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसे क्या बोल दिया हमने कि भैया इसे बायोलॉजी हम बोलेंगे। ठीक है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर, इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, ह्यूमन कल्चर की। जो ह्यूमन का जो कल्चर था, उसकी जो संस्कृति थी वो कैसी हुआ करती थी, ये स्टडी किसके अंदर आएगी, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। और क्या देखें, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। जो हमने देखा था ना कि पहले अर्ली ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर हमने अच्छे से समझ लिया, वो कैसा हुआ करता था, 4 पैरों पे चलता था, उसका माइंड जो था वो काफ़ी छोटा था। ठीक है, उसके बारे में मॉडर्न ह्यूमन के बारे में पढ़ा, तो इनका जो इवोल्यूशन हुआ है एकदम से तो हुआ नहीं है। ठीक है, हजारों लाखों सालों लग गए इसके अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हुआ, कब हुआ, ये पूरी स्टडी किसके अंदर आएगी, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है, कि जो उसके अलग अलग एस्पेक्ट है ह्यूमन बायोलॉजी के, वो कैसे डेवलप्ड हुए थे। ठीक है, क्लियर। तो ये एंथ्रोपोलॉजी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी के अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, इज अ स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप। ठीक है, जो आज की जो सोसाइटी है उस ग्रुप के बारे में हम स्टडी करते हैं, और उस ग्रुप के भी किन किन पार्ट्स के बारे में देखते हैं, एग्जामिन करते हैं हम। मोड्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके जीवन यापन करने का आखिर तरीका क्या है, कैसे सर्वाइव करते हैं वो लोग, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में एग्जामिन करना। नेक्स्ट देखें तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, अगर वो शिकार करते हैं तो किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, एरो एंड बो का यूज़ करते हैं, या फिर अलग अलग स्टोन टूल्स का यूज़ करते हैं, या स्पैर का यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में स्टडी करना। आगे देखें कि जेंडर रोल क्या है, अगर वो सोसाइटी है तो उसमें मेल भी होगा, फीमेल भी होगी। तो जनरली यूँ देखें हम तो मेल का क्या काम होता है, शिकार करना। फीमेल का क्या काम होता है, अपने बच्चों को रखना, उनकी देखभाल करना, और साथ ही देखें तो घर गृहस्थी संभालना, ये फीमेल का काम होता है। तो उसी तरह सोसाइटी जो होती है सब में कॉमन तो नहीं होगा, कुछ सोसाइटी में कुछ कस्टम सेम होंगे, कुछ में डिफरेंट होंगे, तो उनकी स्टडी करना। नेक्स्ट देखें तो सोशल कस्टम, कि उनकी जो समाज है उस समाज के अंदर क्या उनके रीति रिवाज है, उनके बिलीव्स क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा मान्यता देते हैं, इनके बारे में स्टडी की जाती है एथनोग्राफी के अंदर। तो ये भी क्लियर हो गया कि एथनोग्राफी किसे कहते हैं। और थर्ड ब्रांच और होती है जिसे हम बोलते हैं आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है। आर्कोलॉजी में हमें जो पुराने समय की कोई भी चीज़ अगर मिलती है, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो स्टोन टूल्स हो सकता है या फिर कोई स्टैच्यू हो सकता है। ठीक है, जो कब का होना चाहिए, काफ़ी समय पहले का होना चाहिए, कोई पेंटिंग्स वगैरह होनी चाहिए। तो उसके बारे में स्टडी करना कि वो किसने बनाई है, कब बनाई है, इसके अंदर किस चीज़ का यूज़ किया गया था, किस पर्पज से बनाई गई थी, तो वो स्टडी को हमने क्या नाम दिया है, आर्कोलॉजी नाम दिया है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है, ट्राइब्स के बारे में जानने के लिए, या फिर हम जो हंटर गैदरिंग सोसाइटी है इसके बारे में स्टडी करने के लिए इन तीनों ब्रांचेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब आगे हम देखें, हम बात कर रहे थे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी की। तो इस सोसाइटी के हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, 2 एविडेंस मिले हैं। पहला कौन सा था, कुंगशन। कुंगशन जो ट्राइब्स है वो हमें कहाँ से मिली है, कालाहारी डेजर्ट से मिली है। अब ये कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका का सदर्न पार्ट है, वहाँ पर ये कालाहारी डेजर्ट हमें मिल जाता है। तो क्या हुआ था, एक बार अफ्रीका का जो पास्टरल ग्रुप था वो यहाँ पर 1870 के अंदर घूमने गया, रिसर्च करने के लिए। जब यहाँ पर गया तो उन्हें बालू रेत के ऊपर अजीब तरह के फुटप्रिंट दिखे। तो इन्होंने सोचा कि इतने अजीब फुटप्रिंट किसके हो सकते हैं। जब ये फुटप्रिंट इतने अजीब टाइप के हैं तो ये जो लोग होंगे वो कैसे होंगे। इतने में उन्हें सामने कौन दिखते हैं, कुंगशन ट्राइब्स दिख जाती है। तो कुंगशन की जो ट्राइब्स होती है वो पास्टरल ग्रुप को देखकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर किसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
पास्टल ग्रुप का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि इन्हें लगा कि ये जो जनजाति है ये तो हमें देखकर क्या भाग रही है। तो उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो पास्टल ग्रुप ने इनके गांव की ओर जाना चालू किया। तो जब ये गांव की ओर गए तो इन्हें पूरा का पूरा जो गांव था वो खाली मिला, क्योंकि जो कोंगशियन ट्राइब्स थी वो इनसे डरकर भाग गई थी। तो इन्होंने इजीली उनके ऊपर बिना किसी खून खराबे के, कोई मारा काटी कुछ नहीं करा, और इजीली कोंगशियन के ऊपर ये रूल करने लग गए थे। तो ये फर्स्ट एविडेंस हमें मिल गया कोंगशियन का। सेकंड था हाडजा। अब ये हाडजा क्या था? स्मॉल ग्रुप ऑफ हंटर गैदरर, जो कि एक छोटे से ग्रुप में रहते थे और शिकार करते थे। और कहाँ पर रहा करते थे? वेसिनिटी ऑफ द लेक इयासी, मतलब ऐसी जगह ढूंढते थे। कहाँ पर रह रही है? इयासी। इसका ये मतलब है कि ये रहने के लिए ऐसी जगह को चूज करते थे जहाँ पर इनको इजीली वाटर सोर्सेज अवेलेबल हो, या उसके आसपास ये लोग रहा करते थे। और क्या क्या फीचर्स थे हाडजा के? देखें तो रिच इन वाइल्ड फूड, ये लोग जो वाइल्ड फूड, जो जंगली खाना था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी के अंदर इनको वाइल्ड फूड मिल जाता था। एटलीस्ट जो ड्रॉट का टाइम हुआ करता था, मतलब जो समर का टाइम हुआ करता था, उस समय में भी यहाँ पर वाइल्ड फूड की कोई भी कमी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट देखें तो ऑल ऑफ दिस एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द एलिमेंट आर हंटेड ईटेड बाय द हाडजा। ये कई सारे जानवरों को मारकर खाते थे, उनका मांस भी खाते थे। सिर्फ किसको छोड़ देते थे? एलिफेंट को नहीं खाते थे, और एलिफेंट को छोड़कर सभी जानवरों को खा जाते थे ये जो हाडजा के लोग थे। नेक्स्ट देखें तो द अमाउंट ऑफ मीट दैट कुड बी रेगुलर ईटन विद इंडंजरिंग द फ्यूचर। देखो यहाँ पर कितने समझदारी वाला काम कर रहे हैं ये शिकार भी कर रहे हैं, और शिकार करने के बाद में इतना ही मांस का कंजप्शन कर रहे हैं जितना इनकी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा क्वांटिटी में मांस को कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए भी बचा कर रख रहे हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने कंजप्शन किया मीट का, तो इन्हें ये इस चीज़ की फिक्र है कि कहीं हमने ज़्यादा किया तो हमारे फ्यूचर के लिए हमारे लिए मीट नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो जितनी इनको रिक्वायरमेंट है इतना ही ये लोग शिकार किया करते थे। नेक्स्ट देखें तो वेजिटेबल फूड ऑलवेज अबेंडेंट। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सीजन में अबेंडेंट क्वांटिटी के अंदर इनको फूड अवेलेबल हो जाता था। ये वेजिटेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे। कैंपस आर नॉर्मली साइड विद इन किलोमीटर ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये क्या करते थे? जहाँ पर इनको पानी मिलता था उसी के कुछ किलोमीटर्स के एरिया में ये लोकेटेड होते थे। ठीक है, अगर कोई गर्मी का अगर टाइम हुआ करता था तो उस टाइम के अंदर क्या थे ये, जो अगर मान लो ये वाला क्या है, कोई भी वाटर रिसोर्स है, तो उसके आसपास ही ये क्या करते थे, अपने रहने के लिए जो भी इनका रेसिडेंस होता था वो बिल्कुल पानी के रिसोर्सेज के पास होता था। और जब कभी भी बारिश का टाइम होता था तो ये दूर दूर अपने घर वगैरह बना लिया करते थे। मोस्टली अगर देखा जाए तो इनके जो घर होते थे किसको प्रीफर करते थे? पहले के समय में ग्रासलैंड भी काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन ये लोग ग्रासलैंड के ऊपर नहीं रहा करते थे। ग्राउंड में रहना इन्हें पसंद नहीं था। ये कहाँ पर रहते थे? ट्रीज़ के ऊपर रहते थे। उसी के साथ में जो रॉकी एरियाज है, जो चट्टानी इलाका हुआ करता है, उसके अंदर अपने घर बनाना पसंद किया करते थे ये लोग। नेक्स्ट देखें तो हाडजा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इनकी जो सोसाइटी थी जो हाडजा की, यहाँ पर के जो लोग थे उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। चाहे उनको कोई शहद वगैरह निकालनी हो, या शिकार करना हो, या फिर कुछ अपने जानवरों का एक्सचेंज वगैरह करना हो, या अपने फूड रिसोर्सेज के लिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, हाडजा की पूरी सोसाइटी फ्रीडम के साथ कहीं भी घूम सकती थी। वो फुली क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। नेक्स्ट देखें तो इनका जो वेजिटेबल्स है उनका ये यूज़ करीबन कितना करते थे? 80% यूज़ किसका करते थे? वेजिटेबल का। सिर्फ 20% यूज़ किसका करते थे? नॉनवेज का ये यूज़ करते थे। मतलब मीट वगैरह खाते थे, शहद वगैरह से अपना सर्वाइव करते थे। और 80% क्या होती थी इनकी? वेजिटेबल्स का ये यूज़ किया करते थे। अब ये इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है हमें? जेम्स वुडबर्न ने क्या दी है हमें? ये पूरी की पूरी हाडजा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और कब दी उन्होंने इंफॉर्मेशन? 1960 के अंदर। कौन थे ये?
एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सारी की सारी हमें जानकारी दी है। अब एविडेंस के तौर पे हमने दो एग्जाम्पल तो देख लिए, एक तो कुंगशेन का और एक हार्जा का। उसके बाद भी यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ वी कैन रिलेट फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, कि जो हंटर गैदरर सोसाइटी है जो आपको कुछ समय पहले मिली है, इससे प्रेजेंट से आप पास्ट को कैसे रिलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज करंटली देर आर टू अपोजिंग व्यूज ऑफ दिस इशू। ये जो मुद्दा चल रहा है, जो इश्यू है, इसके पीछे दो व्यू दिए गए हैं। वो क्या व्यू है? फर्स्ट बताता है, ऑन वन साइड अ स्कॉलर हु हैव डायरेक्टली अप्लाइड specific data from present day hunter gathering society to interpret the archaeological remains to the past। एक स्कॉलर्स का ग्रुप क्या कहता है कि जो प्रेजेंट में हंटर गैदरर सोसाइटी जो मिली है उसके जो फीचर्स है उसको किससे रिलेट करते हैं? जो अर्ली ह्यूमन था, जो पहले का जो आदि मानव था, जो प्राइमेट्स की जिससे हमने बात की थी, उससे आज की सोसाइटी को रिलेट करता है उन्हीं आर्कोलॉजिकल सोर्स के बेसिस पर। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, होमिनिड साइट 2 मिलियन एगो नियर लेक तरकाना। जैसे कि हमने पहले देखा था कि होमिनिड जो रहता था वो कहाँ रहता था? 2 मिलियन ईयर एगो पहले कहाँ रहता था? नियर लेक तरकाना, मतलब झील के किनारे रहता था। कौन? होमिनिड। और अभी हमने देखा कुंगशेन और हार्जा दोनों भी कहाँ रहते थे? वाटर रिसोर्सेज के पास में, मतलब झील के पास में रह रहे हैं। इसी से उन्होंने रिलेट करा कि पहले का जो अर्ली ह्यूमन था वो भी कहाँ रहता था? नदी के पास में, झील के पास में। ठीक है, उसी तरह आज का जो सोसाइटी है, हंटर गैदरर सोसाइटी है, वो भी किसको फॉलो करती है? उसी अर्ली ह्यूमन को फॉलो करती है। तो उन्होंने इस चीज से उसको रिलेट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या है? ऑन द अदर हैंड स्कॉलर फील्स दैट एथनोग्राफिक डेटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटी। दूसरा ग्रुप ये बोलता है स्कॉलर्स का कि जो एथनोग्राफिक डेटा आपको मिला है उससे आप पहले का जो अर्ली ह्यूमन है उसको रिलेट नहीं कर सकते हो। किससे? जो आज की सोसाइटी है उसको आप पहले से रिलेट नहीं कर सकते हो। जो डेटा आपको मिला है वो अनसफिशिएंट है। आप कैसे मान सकते हो कि जो आपको अभी जो सोसाइटी मिली है कि उस सोसाइटी के सोर्स के बेसिस पर आप पुरानी सोसाइटी के बारे में बता सको? तो ये मानना गलत है। ऐसा कौन बोलता है? दूसरा स्कॉलर्स का ग्रुप बोलता है। इसके उन्होंने क्या एग्जांपल दिए हैं कि प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटी परस्यूज सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि आज की जो हंटर गैदरर सोसाइटी है वो शिकार के साथ साथ दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी इन्वॉल्व है, जैसे कि शहद निकालना। ठीक है, फॉरेस्ट से अलग अलग प्रोड्यूस जो होते हैं, अलग वनस्पति जो होती है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, रबर होता है, गोंद होता है, उसको लेना, उसको मार्केट में सेल आउट करना, मतलब अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। वो सिर्फ हंटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो अदर स्कॉलर ग्रुप यही बताना चाह रहा है कि आप पूरी तरीके से अभी की सोसाइटी को रिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले का अर्ली ह्यूमन तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड था? हंटिंग के ऊपर। उसके बाद में देखें तो कंदमूल के ऊपर डिपेंड था। यही उसका क्या था? सर्वाइव करने का एक मीडियम था। लेकिन आज की जो सोसाइटी है उसके जो इकोनॉमिक के जो मीडियम है वो क्या है? डिफरेंट है। इसी कारण से स्कॉलर्स को रिलेट करने से मना करते हैं। तो ये हमने आज पूरा क्या पढ़ लिया? इस टॉपिक के बारे में हमने देख लिया कि कैसे कैसे यहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन था वो एट प्रेजेंट से हम पास्ट को रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके बारे में सेवरल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एपिलॉग, मतलब इसका चैप्टर का कंक्लूजन, इसका उपसंहार क्या था वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जो कि क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर का हम पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का एपिलॉग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर को समराइज करने वाले हैं कि स्टार्टिंग से हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन का एवोल्यूशन वो कैसे हुआ था, डिफरेंट पार्ट से होके वो गुजरा था।
पहले के टाइम में एप हुआ था, फिर कौन हुआ, एस्ट्रोलोपिथेकस हुआ, फिर होमो इरेक्टस हुआ, होमो सैपियंस हुआ। तो ये अलग अलग जो क्या था, ह्यूमन का इवोल्यूशन था, ये हमने बैक टू बैक प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर हम देखें 32, ये MYA का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, मिलियन ईयर एगो। तो 32 से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो तक हमें किसके एविडेंस मिले हैं, प्राइमेट्स के एविडेंस मिले हैं। अब ये प्राइमेट्स कौन होते हैं, वही होते हैं जिनके शरीर के ऊपर कहीं सारे बाल हुआ करते थे, जो 4 पैरों के ऊपर चलते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन आ जाएगा इनके अंदर, ऐप आ जाएगा, मंकी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के जो मैमल्स का जो सब ग्रुप है, उन सभी को हम किसके अंदर रखते हैं, प्राइमेट्स के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट हमें किसका एविडेंस मिला है, होमिनॉइड का। कब मिला है एविडेंस, 24 मिलियन ईयर एगो हमें होमिनिड के एविडेंस मिले हैं। अब इनकी क्या स्पेशलिटी थी होमिनॉइड की, तो ये होमिनिड जो होते थे ये क्या करते थे, 4 पैरों के ऊपर चला करते थे। इनका जो ब्रेन का साइज था काफ़ी छोटा था, इनका जबड़ा बड़ा हुआ करता था, हैंड ग्रिप इनके पास नहीं हुआ करती थी। जैसे जानवर की होती है ना, उनकी क्या हैंड ग्रिप होती है, किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल उसी तरह होमिनिड भी 4 पैरों पे चलता था, हाथों की कोई ग्रिप हुआ नहीं करती थी, ब्रेन इनका छोटा था और जबड़ा बड़ा हुआ करता था। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखें 6.4 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, होमिनॉइड से क्या कन्वर्ट हुआ, होमिनिड बना। जब होमिनिड आया तो होमिनिड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था और हाथों की ग्रिप में भी क्या हो रहा था, इंप्रूवमेंट हो रहा था। अब चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ना इसने शुरू कर दिया था। जैसा कि हमने देखा था ना कि अपने बच्चों को उठाना है, हथियारों को पकड़ना है, तो ये सभी काम कौन किसने शुरू किए थे, होमिनिड ने, जिसका ब्रेन भी अब क्या हो रहा था, थोड़ी थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। क्लियर। उसके बाद देखें 5.6 मिलियन ईयर एगो किसके एविडेंस मिले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी कौन था, जिसका ब्रेन छोटा हुआ करता था। और ये जो था, जो एट प्रेजेंट की हमारी स्पीसीज है, इसको मिडिल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से इसके बाद देखें तो इसका 4 पैरों पर ही चलता था, झुक कर चला करता था। उसके बाद में देखें इसका जबड़ा बड़ा हुआ करता था, डिफरेंट टाइप्स के इसके क्या हुआ करते थे, टीथ हुआ करते थे। तो ये देखा हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर क्या आया, 2.6 मिलियन ईयर एगो से लेकर अर्लिएस्ट स्टोन टूल्स, जैसे कि हमने देखा था ना शुरुआत में कैसे बिल्कुल अनशेप्ड टाइप के टूल्स बना करते थे, जिनमें कोई शेप नहीं हुआ करता था, शार्प नहीं होते थे, जिनसे इजीली जो अगर किसी जानवर को किल करना हो तो नहीं कर पाते थे। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वो एविडेंस कब मिले हमें, 2.6 मिलियन से लेकर 2 मिलियन ईयर एगो के बीच में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि कूलिंग एंड ड्राइंग कब मिला इसका एविडेंस, 2.5 से 2.0। क्या हुआ था, हमने देखा था स्नोएज आया था, उस स्नोएज ने क्या किया था, पूरी अर्थ को कवर कर लिया था। किससे कवर किया था, बर्फ से। जब बर्फ से कवर किया तो पूरी अर्थ क्या हो गई, कूल हो गई। उसके बाद क्या होगा, जब अर्थ कूल होगी तो वहां पर ड्राइंग होगा। ठीक है, बारिश वगैरह होगी नहीं वहां पर। तो जब एटमॉस्फेयर कूल हुआ, वहां पे पूरा सूखने लगा वो, तो जो बड़े बड़े ट्रीज हुआ करते थे अब वो क्या हो चुके हैं, खत्म होने लगे। तो उनकी जगह पर अब क्या होने लगा था, छोटे छोटे घास के मैदान उसके अंदर डेवलप्ड होने लगे थे। जो पहले का जो अर्ली ह्यूमन था वो पेड़ से उतर उतर के कहाँ आने लगा, ग्रासलैंड्स के अंदर आने लगा। क्योंकि उनके जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हमने बात की तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ रहता था, पेड़ों के ऊपर। अब पेड़ भैया बचे नहीं हैं तो कहाँ रहेंगे वो, ग्रासलैंड, ग्राउंड में उतर उतर कर मैदानों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्लियर हुई ये बात। अब नेक्स्ट एविडेंस की क्या बात करें, होमो। अब ये जो होमो आया था ये क्या था, इसकी नेक्स्ट स्पेसिस थी। किसके बाद आई थी ये,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में, जो कि जिसका जो ब्रेन का साइज जो था वो क्या हो चुका था, अब बढ़ चुका था। जब ब्रेन का साइज बढ़ा तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी अब क्या होने लगा था, पॉजिटिव चेंज होने लगा था। चीज़ों को अब ये इजीली पकड़ने लगा था। जो इसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग क्या कर रहा था, इन्वेंशन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कौन आया, होमो हैबिलियस। जब होमो हैबिलियस को हम टूल मेकिंग के नाम से जानते हैं, टूल मेकर्स कहा जाता है होमो हैबिलियस को। जैसा कि हमने देखा था कि कौन बनाता था टूल्स को, होमो हैबिलियस बनाता था। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाता था। इसका पूरा डिस्क्राइब हमने पहले कर चुके हैं, आज तो हम इसको भी समराइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो होमो इरेक्टस आया। अब जो होमो इरेक्टस कौन था, जिसकी जो स्केलेटन होती थी अब वो कैसी हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी। इससे पहले के जितने भी अर्ली ह्यूमन थे वो झुक कर चला करते थे क्योंकि उनकी स्केलेटन बेंड हुआ करती थी। लेकिन अब होमो इरेक्टस की जो स्केलेटन है वो सीधी हो गई, अब उसने 2 पैरों के ऊपर चलना चालू कर दिया था। नेक्स्ट देखें 1.3 मिलियन ईयर एगो में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक्सटिंक्शन खत्म हो चुका था। मतलब इसका अस्तित्व हमको कब मिलता है, 1.3 मिलियन ईयर एगो। जो हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के एविडेंस मिले हैं वो कब के हैं, 1.3 मिलियन ईयर एगो के पहले के हैं, उसके बाद के नहीं हो सकते हैं। क्लियर ये बात। नेक्स्ट देखें कि जो होमो सेपियंस है, अब भैया होमो सेपियंस कौन है, होमो सेपियंस वही है जो हमारी प्रजाति, जो मॉडर्न ह्यूमन है ना, जो ज्ञानी पुरुष जिसको हम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो मैन होता है उसको ही हमने क्या बोला है, होमो सेपियंस बोला है। तो इसके एविडेंस कब मिले हैं, 0.9 से लेकर 0.16 के बीच में मिले हैं। तो ये पूरा हमने क्या देखा, पूरा ह्यूमन का इवोल्यूशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, लास्ट आइस एज, जो स्नो एज की बात की थी ना हमने, तो स्नो एज लास्ट में कब देखा गया था, 13,000 ईयर एगो। पूरी तरीके से स्नो एज क्या हो रहा था, अब खत्म हो रहा था 13,000 साल पहले। जब स्नो एज खत्म होने लगा तो अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर गर्म होने लगेगा, और गर्म होने लगेगा तो बारिश वगैरह भी होगी। तो जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर धीरे धीरे क्या होने लगा, वार्म होने लगा, तो जो ग्रास थी उसके साथ में अगर देखें जो बार्ले है, वीट है, इनकी खेती, इनकी एग्रीकल्चर वहाँ पे होना स्टार्ट हो गई क्योंकि इनके फेवरेबल कंडीशन बन रही थी। क्योंकि ग्रासलैंड हुआ, जो फसल हुई, इनके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, थोड़ा वार्म होना चाहिए। तो वही हो रहा था, स्नो एज खत्म हो रहा है तो अब गर्मी बढ़ रही है, तो इन्होंने क्या करा, खेती करना चालू किया। और जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता गया, इंसान ने, जो अर्ली ह्यूमन था, उसने भी अपने आप को चेंज करना चालू किया, अपने खान पान का तरीका, अपने रहन सहन का तरीका। उसी के साथ में अब उसने क्या करा था, जब एग्रीकल्चर करेगा तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। पहले हमने देखा था वो क्या करता था, फूड गैदरिंग करता था, अलग अलग जगह से, यहाँ से इकट्ठा कर लिया, वहाँ से इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। तो एग्रीकल्चर ऐसा तो नहीं ना कि आज यहाँ करेगा परसों वहाँ करेगा, नरसों किसी दूसरी जगह करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर एक ही जगह पर करेगा, तो एग्रीकल्चर एक जगह पर करेगा तो रहेगा भी एक ही जगह पर। तो रहने के लिए अब क्या बना रहा है भैया, वो घर बना रहा है। तो घर भी काय के बनाए जाते थे, जो मड की ब्रिक्स होती थी, मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक है, और जो ब्रिक्स होती थी, और उसके साथ साथ में देखें तो हमें कहीं सारे मड के जो पॉट्स वगैरह मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो वो किसकी हेल्प से बनाए जाते थे, व्हील की हेल्प से। मतलब अब इसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। तो जो पॉट्स बनाए जाते थे वो व्हील की हेल्प से बनाए जाते थे, जिसके अंदर क्या करता था, ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। जैसे देखते हैं ना हम गाँव के अंदर कहीं बार जो होता है वहाँ पे ये आयरन वगैरह की जो मेटल्स की वहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ भी होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मड से, जो मिट्टी के कुछ भी कोठी टाइप बना देते हैं, उसके अंदर पूरे के पूरे ग्रेन्स को प्रिजर्व कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह अर्ली ह्यूमन था, वो इसी तरह काम किया करता था। उसके बाद में अगर देखें कि जब एग्रीकल्चर होने लगी तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गॉड थी, शिप थी, डोंकी थे, ये भी, इनका भी डेवलपमेंट होने लगा था। क्योंकि ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है,
ग्रास पर, और ग्रासलैंड तो बहुत हो चुका था। तो वही हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ह्यूमन का इवोल्यूशन धीरे धीरे कैसे हुआ, फिर उसने कैसे एग्रीकल्चर करना चालू किया, उसके बाद में उसे जो जो रिक्वायरमेंट लगी उसका उसने डिस्कवर कैसे किया। तो ये पूरा हमने इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर लिया है। अब इसी चैप्टर से कनेक्टेड है सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर हम अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।